आप सभी लोग के सामने आपको दिख रहा होगा, यहां पे आप लोग को देखना है, इस पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट में डिवाइड किया। चैप्टर 4 से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पेमेंट आपको दिख रहा होगा यहां पे, डिजिटल पेमेंट, उसके बाद में रिस्क एंड कंट्रोल्स, ई कॉमर्स, आर्किटेक्चर, गाइडलाइंस, और साथ साथ में लिखा है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। इस चैप्टर के अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, पर ये बच्चा जो है ना, जिसका नाम है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के पूरे मिलाकर 10 बच्चे पैदा होते हैं। तो इन 10 बच्चों के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। बाकी सारे बच्चे भी है अच्छे हैं, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए उतना टाइम नहीं लगता है। आओ बच्चों शुरुआत करें पहले पॉइंट से। वी आर ऑन चार्ट नंबर 4.52। बिल्कुल ध्यान लगाए अच्छे से, बहुत आगे जाएंगे, बहुत मजे करेंगे, जोर शोरों से पढ़ेंगे। कम ऑन गाइस, आपको मेरे साथ में घर पे अकेले, अगर आप रूम में भी होंगे, अभी देखो मैं भी, मेरे सामने कैमरा है और मैं अकेले में चिल्ला रहा हूं, आपको भी ऐसे ही चिल्लाना है। लेट इट बी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको सिर्फ अपना फायदा करवा के लेना है। ओके, कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहली बात करेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के ऊपर 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक, ट्रेडिशनल कॉमर्स में और ई कॉमर्स में क्या फर्क है, और दूसरी बात है आपके ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो दिस आर दी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ई कॉमर्स। तीसरा एक क्वेश्चन है ई कॉमर्स से कि ई कॉमर्स के कंपोनेंट क्या है, यानी कि आप सभी को जानना है व्हेनेवर देयर वुड बी क्वेश्चन फ्रॉम ई कॉमर्स, तो इन तीनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। एक, ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स का डिफरेंस क्या है, दूसरी बात ई कॉमर्स के फायदे क्या है, और तीसरी बात जो है ई कॉमर्स के कंपोनेंट कौन से होते हैं। सो अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स से। आप सभी बताएंगे बिग बाजार क्या होता है। सो बिग बाजार इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ट्रेडिशनल। आप बताएंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन किसका एग्जांपल है, ई कॉमर्स। आप बताएंगे कौन सा 24/7 चालू होता है, ई कॉमर्स। आप बताएंगे कहां पे आप फिजिकली गुड्स को टच कर सकते हो, ट्रेडिशनल कॉमर्स। आप बताएंगे बिग बाजार किसका एग्जांपल है, ये भी ट्रेडिशनल। आप बताओ कहां पे डिजिटल, एवरीथिंग इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, डिजिटल मतलब दैट इज व्हाट ई कॉमर्स। कहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का इस्तेमाल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ट्रेडिशनल। आप बताएंगे कहां पे आपको इंस्टेंट डिलीवरी मिलता है, आंसर है ट्रेडिशनल। कहां पे पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट इज मोर ट्रेंडिंग, ई कॉमर्स इज मोर ट्रेंडिंग। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कहां पे ओवरहेड्स और कॉस्ट बहुत कम लगती है, द आंसर इज व्हाट, ई कॉमर्स। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कहां पे ये पूरे वर्ल्ड वाइड रीच कर सकता है, द आंसर इज व्हाट, ई कॉमर्स। कहां पे सबका प्लेटफॉर्म एक जैसा ही होता है, आंसर इज ई कॉमर्स, क्योंकि बिग बाजार की दुकानें हर जगह की अलग अलग दिख सकती है, पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की वेबसाइट पूरी दुनिया में एक जैसी दिख सकती है। आप सभी के लिए आई थिंक ये सारी चीजों को मैंने बताया। कहां पे फेस टू फेस होता है, दैट इज व्हाट ट्रेडिशनल कॉमर्स, और कहां पे फेस टू स्क्रीन होता है, एंड द आंसर इज व्हाट, ई कॉमर्स। इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आर यू देयर, कम ऑन गाइस एवरीवन। सो अभी हम लोग मूव करते हैं बेनिफिट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस, कम ऑन। आप लोग सभी का जो इस तरह से आप चैट में इंटरेक्शन करते हो, जवाब दे रहे हो, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कम ऑन, अब आएंगे बेनिफिट्स की बात। देखो बेनिफिट्स में ई कॉमर्स के फायदे आप सभी जानते हो, आजकल अमेजॉन है, मेक माई ट्रिप है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो, ये सारी जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, swapnilpartner.com है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जहां पे गुड्स को, सर्विसेज को बेचा जाता है ऑनलाइन। अभी किसी को हमेशा, जैसे कि हम लोग जानते हैं बिग बाजार या डी मार्ट, ऐसी जगह पे आप जाके बाय करो तो हम लोग कहेंगे वो ट्रेडिशनल कॉमर्स है। कोई किराना शॉप पे, कोई ग्रोसरी शॉप पे, कोई स्टेशनरी की शॉप में आप जाके बाय करोगे, कोई दुकानों में जाके बाय करो तो आप कहेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स है। पर ये ई कॉमर्स ने बहुत फायदे दिलाए 3 लोग को, बायर को फायदा हुआ, सप्लायर को फायदा हुआ, और साथ साथ में गवर्नमेंट को फायदा हुआ। तो दोस्तों आप जवाब देंगे देयर आर 3 बेनिफिट्स। हु इज गेटिंग बेनिफिट? नंबर 1, बेनिफिट्स इज गिवन टू व्हाट, द who is going to get the benefit? Number 1, to the customer, the benefits will be given to the supplier, and government is also getting lot of benefits. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गवर्नमेंट को कौन से फायदे हुए। गवर्नमेंट को तो 2 फायदे हुए। नंबर 1, उनका पूरा पैसा व्हाइट हो रहा है। आजकल करप्शन का स्कोप ही नहीं, सब लोग को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज सारा पैसा बैंक में आता है। और दूसरी बात, इकोलॉजिकल फायदा हुआ, बिकॉज अब जाना आना नहीं है दुकानों में तो पेट्रोल नहीं लगेगा, पेट्रोल नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, अब दुकानें नहीं होगी तो एसी नहीं चलेगी, वापस आपको लगता नहीं पूरी तरह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन से हो जाएगा। इसी तरह से गवर्नमेंट के 2 फायदे हुए, करप्शन हुआ कम, और दूसरी बात, कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, करप्शन हुआ कम, और दूसरी बात एनवायरनमेंट हुआ क्लीन। अगला सवाल आप सभी से रहा, बिजनेस और सेलर। अब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और swapnilpartner.com की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ी फायदा हुआ कि हमारा जो मार्केट है वो बढ़ा। इट इज इजी टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट। हमारी कॉस्ट कम हुई, हमारा एफर्ट्स कम हुआ, हमारे लिए पेमेंट रिकरिंग करना बहुत ही आसान हुआ, कोई भी नए एरिया में जाके मार्केट करना हमारे लिए बहुत ही आसान हुआ, हमारे ओवरहेड्स भी कम हुए, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बिल्कुल लेस टाइम कंज्यूमिंग है। और साथ साथ में इतनी ज्यादा कंपटीशन आजकल इलेक्ट्रॉनिक में हुई है, तो हमारे बीच के कंपटीशन की वजह से हमारी क्वालिटी
वो भी अपने आप बढ़ गई है। और साथ साथ में दोस्तों आप देख रहे होंगे यहां पे हमारा कस्टमर का बेस जो है वो भी बढ़ चुका है, और टाइम तो बिल्कुल लगता नहीं है। आप सभी देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे फायदे हमने यहां से कवर किए। अब देखते हैं कस्टमर को कौन सा फायदा होता है। देखो भाई, कस्टमर को सबसे पहली बात तो ऑनलाइन खरीदना आज की तारीख में बहुत कन्वीनियंट लगता है। कहीं पे जाना नहीं, पेट्रोल नहीं, कुछ नहीं, बाहर जाएंगे धूप लगेगी, कन्वीनियंट बहुत है, इजी फॉर मेकिंग पेमेंट है, और इतनी अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, यू कैन इजीली कंपेयर। वो भी सस्ते दाम में मिलती है क्योंकि इतनी सारी वेबसाइट अवेलेबल है, इतने सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं। ये सारे फायदे आज कस्टमर को हो रहे हैं। और कस्टमर को जरा देखिए यहां पे कौन से फायदे आईसीआई बोलती है कि उसको कूपन्स, डील्स मिलती है, इजी टू फाइंड रिव्यूज मिलते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप का रिव्यू मिलता है, बुक माई शो का मूवी का रिव्यू मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन है, टाइम नहीं लगता, कन्वीनियंट है और एनी टाइम एक्सेस है। ये सबसे बड़ा फायदा है, वो रात को 12 बजे भी परचेस कर सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे एग्जामिनेशन में जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो मेक श्योर आप उसका चार्ट, थोड़ा सा एक रफ चार्ट ड्रॉ करें। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपने अगर पूछा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, तो लेके जाके ठोकना मत चालू करिए, पहले लिखिए व्हाट इज ई कॉमर्स, तो 2-4 लाइन ई कॉमर्स के ऊपर लिखिए, फिर लिखो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वो लिखिए, देन यू शुड राइट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, फिर देन यू ब्रेकिंग डाउन द एंटायर आंसर इनटू 3 पार्ट्स, एक सप्लायर, एक कस्टमर और तीसरी बात है गवर्नमेंट। एक थोड़ा सा हल्का सा आपने चार्ट बना दिया, देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, फिर आप एक एक लाइन बाय लाइन सबको लिखिए, पर थोड़ा सा चार्ट, रफ स्केच, जहां जहां पे डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एसएम की बात करेंगे, आपको बहुत सारे चार्ट्स आप वहां पे ड्रॉ, जैसे एग्जांपल एक्सपीरियंस कर्व है, आप उसका चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो जहां पे चार्ट ड्रॉ करने का, रफ स्केच ड्रॉ करने का अगर मौका मिलता है, जहां पे एग्जांपल डालने का मौका मिलता है, तो आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव एज। इसकी वजह से आप कॉम्पिटिशन में बाकी बच्चों से आगे जाओगे। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके अपने पेपर को और सुंदरता बढ़ाने के लिए इन सबका इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। आगे आप दोस्तों ई कॉमर्स के यहां पे लिखे कंपोनेंट्स। सबसे पहली बात, अगर मैं फ्लिपकार्ट से कुछ बाय करता हूं, मैं कौन हूं? मैं हूं यूजर। ये पॉइंट खत्म हो गया। दूसरी बात, अब मेरे पास में फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोलने के लिए आपको लगता नहीं फ्लिपकार्ट की इस वेबसाइट, मेरे पास में कंप्यूटर होना जरूरी है, साथ साथ में जहां से डेटा आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, उन कंपोनेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहां पे एक चीज लिखी है, आप सब देख रहे होंगे, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। अगर मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगा तो डेटा मेरे कंप्यूटर पे नहीं आएगा, मेरा कंप्यूटर नहीं होगा तो क्लाउड का डेटा कहां से आएगा? इसीलिए मेरे साथ साथ में इनका भी होना बेहद जरूरी है। साथ साथ में तीसरी बात यहां पे लिख रहा है, मेरा एक कंप्यूटर क्लाउड से तभी कनेक्ट हो सकता है जब यहां पे नेटवर्क का अवेलेबिलिटी होगा। इसका मतलब 3 चीजों के, यानी माई सेल्फ इज रिक्वायर्ड, नंबर 2 इज व्हाट द सर्वर इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, और वहां से कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट का होना, नेटवर्क का होना भी बेहद जरूरी है। चौथी बात, वेब पोर्टल। टेल मी व्हाई वेब पोर्टल इज रिक्वायर्ड। अगर वेबसाइट दिखेंगे नहीं तो हम लोग बाय सेल कैसे करेंगे? यानी कि मेरे पास लैपटॉप है एंड इफ आई एम नॉट एबल टू सी द फ्लिपकार्ट वेबसाइट, अमेज़न वेबसाइट, तो फिर मैं कैसे वहां से इंटरेक्शन कर पाऊंगा? हाउ विल आई बी एबल टू बाय एंड सेल द प्रोडक्ट? नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन गाइस, टेल मी गाइस, आप बताएंगे दोस्तों पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉरगेट अबाउट सीओडी, बट व्हेनेवर आई बाय एनीथिंग फ्रॉम ई कॉमर्स आई हैव टू मेक द पेमेंट, और पेमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेमेंट गेटवे का होना जरूरी है। बिकॉज मेरी बैंक का कार्ड होगा आईसीआईसीआई और उनका पेमेंट होगा एचडीएफसी में, तो ये आईसीआईसीआई का पेमेंट एचडीएफसी में तभी जा सकता है दोस्तों, बीच में कोई तो इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, इसका नाम है पेमेंट गेटवे। मेरे यहां पे भी एक पेयू नाम का पेमेंट गेटवे है swapnilpatni.com पे। आप लोग जब वहां से कुछ परचेस करते हो, वो पैसा पेमेंट गेटवे के पास जाता है और पेमेंट गेटवे अपना कमीशन काट के वो पैसा मेरे बैंक में भेजता है, तो उनका होना भी बेहद जरूरी है। और आई थिंक वेंडर्स का होना बेहद जरूरी है। अगर कोई वेबसाइट पर वेंडर ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल अमेज़न, अगर मुझे अमेज़न पे जाना है एंड आई वांट टू बाय सेल फोन, तो अमेज़न के अपने खुद के सेल फोन नहीं होते। अमेज़न नीड्स व्हाट लॉट ऑफ वेंडर। जो एग्जांपल मुझे सैमसंग का मोबाइल बाय करना है तो सैमसंग विल बिकम द वेंडर फॉर अमेज़न वेबसाइट, या मुझे फिलिप्स का कुछ टीवी बाय करना है तो फिलिप्स विल बिकम व्हाट द वेंडर फॉर अमेज़न। तो ऐसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग अपनी चीजें बेचते हैं, उन सभी को कहा जाता है वेंडर। सो कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, कौन से 6 लोगों का 6 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है? एक मैं होना जरूरी है और मेरे सामने एक वेबसाइट होना जरूरी है। तो मैं, दैट इज यूजर, वेब पोर्टल और हमारे बीच में इंटरेक्शन के लिए नेटवर्क। पर वेब पोर्टल पे डेटा आता कहां से है? वो तो क्लाउड से आता है, तो क्लाउड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होना बेहद जरूरी है। तो 4 बातें बताएंगे, यूजर हो गया, वेब पोर्टल, नेटवर्क, एंड नंबर 4 इज व्हाट? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 5 की बात करेंगे, हमारे पास में ये सब करने के लिए whenever we make the payment there is a need of what? पेमेंट गेटवे। और जब भी हम लोग वेबसाइट से बाय करते हैं, we will not be able to buy any product if there are no vendors, तो वेंडर्स का होना भी वहां पे बेहद जरूरी है। आई होप आपको ये सभी समझ में आ रहा होगा। ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स हम लोग देख चुके हैं, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने इस समय मौजूद है।
टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, आप लोगों ने सभी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर एक बार देख लेते हैं, सभी लोगों को समझना बेहद जरूरी है। चलो आओ बच्चों देखते हैं। अगर देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर कौन से हैं। 3 टाइप के आर्किटेक्चर है। आने वाले 2 पेज इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित। एक है, इसको आप बोलेंगे 1 टायर, इसको बोलेंगे 2 टायर और इसको बोलेंगे 3 टायर। रुको, इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं। ये है हमारे सामने 3 टायर, ये है 1 टायर, ये 2 टायर, ये 3 टायर। आप बात करेंगे यहां पे क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही है। एक ही मशीन पे क्लाइंट और उसी मशीन पे सर्वर होगा, इसको बोलते हैं 1 टायर। व्हेनेवर क्लाइंट मशीन इज डिफरेंट एंड सर्वर मशीन इज डिफरेंट, उसको बोलते हैं 2 टायर। ये सर्वर है और ये क्लाइंट 1 2 3 है। और तीसरी बात जो हमारे सामने, ये सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है, क्लाइंट 1 2 3। यानी कि दोस्तों यहां पे दिखेंगे 3 कंपोनेंट्स। अब ध्यान दें तीनों का डिफरेंस क्या है। हमारे सिलेबस में से 1 टायर नहीं है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 2 टायर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 टायर। अब क्लाइंट और सर्वर की मशीन अगर वही है, तो इसका मतलब मेरे घर का जो डेस्कटॉप है, जिसमें क्लाइंट भी वही है, मांगता भी मैं हूं और डेटा भी उसके अंदर का डेटा है, मतलब कि सर्वर भी वही है और क्लाइंट भी वही है, डेटा भी वहीं से आता है और मांगते भी हम उसी मशीन से, तो उसको कहते हैं 1 टायर। इसकी प्रॉब्लम है कि इसके डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस नहीं होगा। अगर मान लीजिए गूगल 1 टायर अगर हो जाता है, तो गूगल अगर 1 टायर हो जाएगा, तो दोस्तों हमारे पास में हमारे मोबाइल से और लैपटॉप से गूगल कभी दिखेगा ही नहीं। आज गूगल हमें दिखता है बिकॉज गूगल में 2 टायर सिस्टम है। कैसे कि गूगल का जो सर्वर है वो सर्वर है और हमारे पास के जो मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, अनदर क्लाइंट है। तो गूगल आजकल 2 टायर का इस्तेमाल कर रहा है। मैं बताऊंगा आगे कि 3 टायर भी क्यों करता है। तो गूगल 1 टायर होता तो हम सभी को व्हेनेवर वी वांट, यूट्यूब की बात कर लो, गूगल की बात करो, अगर 1 टायर होते तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम आवर फोन एंड लैपटॉप। हमें यूएसए जाकर उनका डेटा लाना पड़ता है। तो इसलिए क्लाइंट सर्वर से एक बात समझने की जरूरत है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस पॉसिबल नहीं है। To make it possible, they have introduced one more concept जिसका नाम है 2 टायर, जहां पे क्लाइंट्स आर डिफरेंट एंड सर्वर्स आर डिफरेंट। यहां इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मोबाइल फोन है, हमारे पास जो लैपटॉप है, उसका नाम है क्लाइंट। क्लाइंट वो चीज होती है जो डेटा मांगता है और सर्वर वो चीज होती है, ऐसी मशीन होती है जो डेटा देता है। Who is going to demand data? Clients. Who is going to serve the requirement? उसका नाम है सर्वर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप बताएंगे दोस्तों, आपके पास जो मोबाइल फोन है या मेरे पास है, क्या हमें गूगल से डेटा मिलता है? तो हमारा लैपटॉप क्या हुआ है? हमारा मोबाइल के क्लाइंट। और गूगल के पास जो डेटा सर्वर है वो क्या है? वो कंप्यूटर जो है वो सर्वर बन गया। सर्वर का मतलब है सर्व करना, यानी कि रिक्वायरमेंट को सर्व कर, सर्वर यानी कि रिक्वायरमेंट को सर्व करने वाला, उसका ये बात होगी। अब इससे क्या फायदा हुआ? 2 टायर इज हेल्पिंग यू टू व्हाट? Helping you to give what? Distributed access. You will be able to access data from what? Anywhere in the world. उसका नाम है 2 टायर। आगे बात करेंगे आपसे। फिर आप कहेंगे सर 2 टायर तो इतना अच्छा था, फिर 3 टायर को क्यों लाया? दोस्तों 2 टायर में, हाँ 2 टायर में प्रॉब्लम है, हाँ काम 3 है और करने वाले 2 है। और 3 टायर में काम भी 3 और करने वाले भाई 3। आप बोलेंगे सर कौन से काम 3 थे? जैसे मैं अगर एटीएम में गया और एटीएम में एटीएम मुझे 500 रुपए दे दो, तो एटीएम मशीन जो है क्लाइंट है। आप बताओ 500 रुपए मेरे नाम पे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये काम कौन करेगा? एक्चुअली ये काम तो प्रोसेसिंग का होता है। तो 3 टायर में क्या हुआ? मैं जो एटीएम में जाता हूं उस मशीन का नाम है क्लाइंट। ये मान लीजिए ये जो तीनों है वो एटीएम है और जहां पे ईओ मैंने पैसे जो विड्रॉ किए 500 रुपए 1000 रुपए जो किए, मेरे नाम पे जो डेबिट क्रेडिट करता है उसका नाम है एप्लीकेशन सर्वर। और जहां पे अब फॉर एग्जांपल मेरे पास से 10,000 रुपए माइनस 500 कर देंगे 9,500 रुपए। ये कैलकुलेशन किया किसने? ये करने वाला और कोई नहीं, एप्लीकेशन सर्वर होता है। पर दोस्तों एप्लीकेशन सर्वर का काम डेटा को स्टोर करना नहीं होता। अब वो 9,500 की संख्या जो है इट विल बी स्टोर इन द सर्वर। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सर्वर? स्टोरेज ऑफ डेटाबेस। सो दोस्तों 2 टायर में प्रॉब्लम यह था कि क्लाइंट तैयार था कम्युनिकेशन करने के लिए और सर्वर तैयार था डेटा को स्टोर करने के लिए। तो प्रश्न यह उठता है कि साहब कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कौन करेगा? इसलिए कभी वो सर्वर करता था तो कभी वो क्लाइंट करता था। पर जो भी करता था बच्चों, एक कंपोनेंट अगर एक काम करे तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, पर 2 काम करेंगे तो उसका कम्युनिकेशन और उसका स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए अब कहा 3 टायर में काम भी 3 होंगे और करने वाले भी 3 होंगे। 3 टायर में क्लाइंट करेगा कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन सर्वर विल परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? कंप्यूटेशन एंड डेटा स्टोरेज। डेटा सर्वर विल प्ले द रोल ऑफ व्हाट? डेटा स्टोरेज। तो इसलिए काम भी 3 है। इसलिए दुनिया में अब ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, यहां तक कि जितने भी अमेजॉन जैसी वेबसाइट है जहां पे हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं या एम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, इवन दिस कंपनीज आर यूजिंग व्हाट? 3 टायर सिस्टम। काम भी 3, करने वाले भी 3। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? फॉर एग्जाम्पल कल चल के मान लीजिए 40% का डिस्काउंट लगा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो मैं यहां से बाय करूंगा, आप भी यहां से बाय करके, वो 40% कहां लिखे होंगे? वो कैलकुलेशन, वो मल्टीप्लीकेशन, वो सारी चीजें कहां होती है?
वो 40% रूल है, 20% है, 30% है, ये जो भी रूल्स होते हैं वो एएस पे और बाद में स्टोरेज में होता है। अब मुझे बताओ वो 40% का 60% हो जाता है तो उनको कहां पे चेंज करना पड़ेंगे? इट विल बी चेंज ओनली इन एप्लीकेशन सर्वर। पर सोचो 2 टायर में अगर क्लाइंट साइड में अगर वो 40% लिखा होता और मुझे 60% करना पड़ा होता तो हर किसी के मोबाइल और हर किसी के लैपटॉप जा जाके मुझे चेंजेस करना पड़े होते। दैट्स व्हाई गाइस they have introduced the concept of what 3 tier, जहां पे चेंजेस करना होगा ये बहुत ही आसान। whenever you want to make changes any rule, change any rules, it will have to be done only at the application server। उसको क्लाइंट साइड में और सर्वर साइड में करने की जरूरत है नहीं है। आपको सभी को समझ गया होगा? ओके फाइन एवरीबॉडी, सभी लोग बिल्कुल अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब ये 3 आप कहेंगे सर ये जो यहां पे आपके बुक में लिखा हुआ है ये बताइए जरा क्या लिखा है। इधर आइए देखिए, आओ देखो, अब आपको दिख रहा होगा 3 टायर के 3 फायदे आपको दिख रहे हो। इसका नाम है सीसीडी, सी फॉर क्लियर सेपरेशन, यानी कि 3 काम है और काम करने वाले भी 3 है। अब बताओ चेंज क्यों करना आसान क्यों है? अगर व्हेनेवर यू वांट टू मेक चेंजेस इन द रूल्स और सम आपकी कुछ नंबर ऑफ डेज चेंज हो गए, आपका डिस्काउंट चेंज हो गया, आपके 4 रुपए की चीज 5 रुपए हो गई, आपको हर जगह पे क्लाइंट पे अभी कल चके अमेजोन ने कुछ नई ऑफर लाई तो उनको वर्ल्ड के हर किसी लैपटॉप पे जाके अपडेट करने की जरूरत नहीं। दे विल मेक अपडेशन ओनली एट व्हाट एप्लीकेशन सर्वर। तो बताओ सीसीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या हो? क्लियर सेपरेशन, काम भी 3 करने वाले भी 3, चेंज करना होता है। डी फॉर व्हाट? डायनामिक लोड बैलेंसिंग इसका नाम है। यानी कि अब इसका मतलब आपको समझने के लिए देखना जरूरी है। अगर बहुत सारे क्लाइंट्स है और यहां पे सर्वर मान लो 1 2 3 सर्वर है, 3 सर्वर है, तो पहले सारे सर्वर को एएस क्या करता है? एक ही सर्वर को लोड देगा। पर उसको जैसे लगता है एक ही सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, वो क्या करेगा? वो इस जगह पे शिफ्ट करेगा और उसको लगेगा अगर यहां पे बहुत ज्यादा होगा तो वो इस जगह पे शिफ्ट करता है। इसको बोलते हैं लोड बैलेंस करने का काम एप्लीकेशन सर्वर करता है। अभी ये कॉन्सेप्ट 2 टायर में फायदा क्यों नहीं है इसका? बिकॉज 2 टायर में एप्लीकेशन सर्वर ही नहीं है तो वहां पे लोड बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, तो लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट 2 टायर में होता ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे 2 टायर और 3 टायर में अगर आपके साथ ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स है तो आपने कौन सा यूज करना चाहिए? द आंसर इज व्हाट? इट हैज टू बी व्हाट? 3 टायर। इसलिए जितने भी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव स्टार्टेड यूजिंग व्हाट? 3 टायर। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, आपके सामने ये रहा। अब आपको जवाब देना है दोस्तों। ये जरा देखिए, यहां पे लिखा है ई कॉमर्स में कौन सा आर्किटेक्चर यूज होता है और यहां पे लिखा है एम कॉमर्स में कौन सा यूज होता है। दोनों का आंसर भी 3 टायर, क्लाइंट एएस डेटाबेस, क्लाइंट एएस डेटाबेस। आप बोलेंगे क्या एम कॉमर्स का मतलब क्या है? तो दोस्तों एम कॉमर्स मतलब एनी कॉमर्स एक्टिविटी विच इज गेटिंग थ्रू विच इज डन थ्रू मोबाइल फोन्स, यानी कि इस मोबाइल फोन से अगर मैं कुछ करूंगा तो आप कहेंगे एम कॉमर्स, और लैपटॉप और कंप्यूटर से करूंगा तो आप कहेंगे इसको ई कॉमर्स। सिर्फ फ्लिपकार्ट को अगर हम लोग लैपटॉप से खोल दे तो उसका नाम ई कॉमर्स हो जाएगा, और उसी फ्लिपकार्ट को अगर मैं मोबाइल से खोल दूं तो नाम क्या हो जाएगा? मोबाइल कॉमर्स, यानी कि मोबाइल फोन से खोला हुआ। अब सवाल उठा है चाहे दोनों की बात कर लो, दोनों में भी 3 टायर वाला आर्किटेक्चर यूज होता है। अब चलो बात करेंगे इस जगह से, मैंने फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए मैंने मेरे लैपटॉप पे फ्लिपकार्ट को खोल दिया है, तो मैं कौन हूं बच्चों? मैं हो गया क्लाइंट, मतलब ये लैपटॉप कौन सा होगा? ये लैपटॉप बन गया क्लाइंट बन गया। अब सवाल उठा जब मैं बाय करूंगा, मैंने बोल दिया मुझे 4 मोबाइल फोन चाहिए। अब बताओ एक मोबाइल फोन की प्राइस कितनी है? वो कहां पे लिखा होता है? एप्लीकेशन सर्वर पे। तो 4 को मल्टीप्लाई कौन करेगा? तो 4 को मल्टीप्लाई 10,000 से करके 40,000 होगा, उसका जीएसटी 18% जो होगा यानी कि 7,200 होगा। ये 7,200, ये 40,000, टोटल 47,200। ये काम किया किसने? उसका नाम हो जाता है एप्लीकेशन सर्वर। और इसके आपको लगता नहीं जब मेरा पेमेंट हो जाएगा तो आपको लगता नहीं ये मेरा डेटाबेस में भी स्टोर होना चाहिए। इसलिए डेटाबेस में भी स्टोर होने के लिए डेटाबेस की जरूरत है। अगर अदरवाइज मैं पेमेंट तो कर दूंगा पर मेरा डेटा ही स्टोर नहीं हुआ तो फ्लिपकार्ट के लोग मुझे गुड्स भेजेंगे कैसे? इसलिए मेरा लैपटॉप क्या हो गया? क्लाइंट साइड हो गया। एप्लीकेशन सर्वर ने क्या किया? कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन किया और डेटा कहां स्टोर हुआ? डेटाबेस में। सो दोस्तों ये देखो क्लाइंट साइड, एप्लीकेशन, डेटाबेस। मतलब कहां पे डेटा स्टोर होता है? डेटाबेस। हम लोग जितनी भी ऑर्डर करके हमारा फोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारी चीजें जो भी हम लोग देते हैं, एड्रेस, वो सब कुछ डेटाबेस में स्टोर होता है। क्लाइंट साइड मतलब हमारे पास जो लैपटॉप है। अब सवाल उठ रहा है पर लैपटॉप के ऊपर क्या होना चाहिए? हमारे पास होता है एक वेब ब्राउजर, यानी गूगल क्रोम होगा, इसलिए करेगा यहाँ पे वेब ब्राउजर होना जरूरी है। अब पता एक सवाल है, कभी कभी हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो वहां पे लिखता है सॉरी दिस गुड्स आर नॉट इन स्टॉक, तो इसलिए यहां पे क्या होता है? या फिर ऐसा लिखता है कि इस जगह पे ये गुड्स को सप्लाई नहीं किया जा सकता है, आप बहुत ही रिमोट लोकेशन में रहते हो। आपको पता नहीं, इसलिए जब मेरे लैपटॉप से जब ऑर्डर देता हूं और सर्वर पे पहुंचने के पहले वो जो पेमेंट गेटवे का एक रोल होता है, देखो यहां पे पेमेंट गेटवे का एक रोल है, साथ साथ में लॉजिस्टिक पार्टनर का भी रोल है। अब जरा ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं। मैंने ऑर्डर करी, अब मैंने बोला कि मैं इस फलाना लोकेशन से हूं,
तो अब कोई तो होना चाहिए चेक करने वाला जो एप्लीकेशन सर्वर पे बैठता है, जो चेक करता है कि इस जगह पे गुड्स डिलीवर होगी या नहीं। अगर गुड्स वहां पे डिलीवर नहीं होंगे तो वो बोलेगा सॉरी इट इज नॉट अवेलेबल एट दिस लोकेशन। इसीलिए दोस्तों डेटाबेस पे पहुंचने के पहले एप्लीकेशन सर्वर पर कौन कौन होना जरूरी है, ना कि सिर्फ पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के साथ में मतलब पेमेंट गेटवे क्या बोलेगा, हाँ पेमेंट आया अब तुम डेटाबेस में जाओ। लॉजिस्टिक वाला क्या बोलेगा, ठीक है मैं यहां पे पहुंचा सकता हूं अब तुम डेटाबेस में जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। साथ साथ में यहां पे सप्लायर का भी रीसेलर का भी यहां पे कनेक्शन होना जरूरी है। रीसेलर बोलेगा ये मोबाइल स्टॉक में नहीं है, इसको डेटाबेस में मत भेजो। यानी कि डेटाबेस में जाने से पहले ये जो रीसेलर है, ये जो लॉजिस्टिक वाले हैं, ये जो पेमेंट गेटवे वाले हैं, इन सबकी जब तक सम्मति ना मिले इसको डेटाबेस पे नहीं भेजते। वापस से सुनना ध्यान से, यानी कि नो क्लाइंट विल बी एबल टू अपलोड हिज डेटा और अपलोड हिज ऑर्डर ऑन डेटाबेस अनलेस ही इज क्लियरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे बोलेगा मुझे पैसा मिला। दूसरी बात, हाँ कम ऑन, दूसरा लॉजिस्टिक वाले बोलेगा मैं यहां पे पहुंचाता हूं। रिसेलर बोलेगा मैं यहां पे गुड्स अवेलेबल है मेरे पास में। तो इन सब इसीलिए एप्लीकेशन सर्वर पे इनको रखते हैं। इन सब की टिक 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 जब आते हैं देन योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड ऑन व्हाट डेटाबेस। इसलिए इन सब का नाम यहां पे लिखा जाता है। अगर आप देखेंगे जब मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं और एम कॉमर्स की, तो आपको लगता होगा क्लाइंट इधर भी एस इधर भी एस, ये सब कुछ सेम ही है। यहां तक कि अब दोनों में फर्क क्या है, इनका एप्लीकेशन सर्वर भी दोनों सेम ही है, डेटा देखो ना अंदर का सब कुछ सेम ही है, एक ही चीज का फर्क है। आप बोले फिर दोनों के आंसर में फर्क क्या है। दोस्तों जब मैं एम कॉमर्स की बात करता हूं तो मेरे पास क्या होना जरूरी है, लैपटॉप नहीं, मेरे पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। और मोबाइल फोन पे मैं गूगल क्रोम खोल के नहीं जाता हूं, मेरे पास में फ्लिपकार्ट का अमेज़न का ऐप होता है जनरली। इसीलिए यहां के क्लाइंट साइड में देखो इधर मोबाइल ऐप ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको दिख रहा है मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप आपको ई कॉमर्स वाली साइड में नहीं दिखेगा, यहां पे नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जब भी आप ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के 3 टायर लिखोगे आपको समझना चाहिए कि आपको दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों के डेटाबेस कॉन्सेप्ट सेम ही है, दोनों का एप्लीकेशन भी सेम है, दोनों का यूजर सेम नहीं है। यूजर ई कॉमर्स में क्या आएगा, लैपटॉप आएगा, कंप्यूटर आएगा और वेब ब्राउजर आएगा। और जहां तक कि एम कॉमर्स की बात करेंगे वहां पे यूजर आएगा नो डाउट, पर वहां पे मोबाइल फोन्स आएंगे और साथ साथ में वहां पे क्या आएगा, मोबाइल ऐप आएगा। वेब ब्राउजर से कोई जनरली नहीं खोलता। आपको ये समझ में आया होगा। अब मुझे जाना होगा आगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा है एवरीवन। ओके गाइस, एवरीवन कम ऑन। अरे जरा रिप्लाई करो, मुझे देखना है सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कम ऑन गाइस, कम ऑन। अब दोस्तों आपको सभी को आगे जाना है जिसका नाम है ई कॉमर्स के स्टेप्स। आप सभी लोगों को बताएं अगर फ्लिपकार्ट से मुझे कोई वॉच परचेस करना है तो सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए, सबसे पहले लॉगिन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको लॉगिन के बाद में आपको अगर वॉच खरीदना है या मोबाइल तो आप वॉच डालोगे तो वॉच के बहुत सारे वैरायटीज आएंगी। पॉइंट नंबर 2 आ गया आपके साथ में। फिर उनमें से जो आपको ठीक लगती है आप उसका ऑर्डर प्लेस कर दोगे। पर दोस्तों फोकट में तो होगा नहीं, आपको पेमेंट गेटवे पे जाके उसके पैसे आपके एनईएफटी से हो सकते हैं या डेबिट कार्ड से हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, जो भी आपको यूज करना है। उसके बाद में आपके पेमेंट जैसे उनके उसमें डेटा स्टोर हो जाएगा और वो आपकी घड़ी को डिस्पैच करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, वो डिस्पैच का डेटा पूरी तरह से उनके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। हम जब चाहे तब उसको ट्रैक कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आजकल सीओडी का फैशन है तो सीओडी में वो क्या, देखो सीओडी का भी ट्रैकिंग वहां पे होता है। यहां तक इसका मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी का ये मतलब होता है कि वो लोग ये ट्रैक कर लेते हैं कि जिन जिन चीजों को उन्होंने सीओडी से भेजा है उसके पैसे उनके पास में पहुंचे भी है कि नहीं, उसको सीओडी ट्रैकिंग बोलते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, बहुत सिंपल सी, आई थिंक इसमें मुझे बताने योग्य बहुत कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, ई कॉमर्स का वर्क फ्लो डायग्राम। क्या बोला, ई कॉमर्स, यार वो आंसर ईआईएस सब्जेक्ट में आंसर कभी कभी आसान होते हैं पर देखो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। यानी कि मतलब है कभी कभी हम लोग आंसर पर इस तरह से फोकस कर जाते हैं, वी डू नॉट पे मच अटेंशन ऑन द क्वेश्चन। इसलिए अपना एक प्रश्न के ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद में हाथ रख के आपने उसके आंसर को रिकॉल करना चाहिए और अगर नहीं आए तभी आपने उसका आंसर देखना चाहिए। वरना मैंने लोगों को देखा है दे फोकस मोर ऑन आंसर एंड दे डू नॉट फोकस मच ऑन द क्वेश्चन। इसलिए एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आंसर क्लिक ही नहीं, अरे इसका आंसर क्या है, बिकॉज आपने कभी ऐसी पढ़ाई नहीं की। इसलिए बच्चों ऐसा हाथ रखे आंसर के ऊपर, क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, अब आंसर नहीं आता है उसके बाद ही आंसर को डायरेक्टली डू नॉट सी द आंसर, अदरवाइज एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन होगा। हाँ आगे बताओ दोस्तों, कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक। हाँ वेलकम बैक, कम ऑन गाइस। आपको जवाब देना, मैं जो बोल रहा हूं आपको जवाब ये देना है, आपको जवाब देना। फिर से एक बार बताएंगे ई कॉमर्स का वर्कफ्लो। नंबर वन लॉगिन कर दिया आपने, दूसरी बात बताएंगे, हाँ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे,
उसके प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट की बहुत इंफॉर्मेशन है, आपने उसमें से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में क्या होगा, एक सेलेक्ट करने था आपने, ऑर्डर को प्लेस कर दिया, फिर पेमेंट गेटवे से उसका पेमेंट कर दिया, उनके उसमें ऑर्डर चलने तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिलीवरी डिस्पैच कर दिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा कि उनका जो उन्होंने डिस्पैच करने के बाद में उनका जो डेटा है कहां से दिखता है, उनकी वेबसाइट से दिखता है, उसको हम लोग ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, और उन्होंने अगर सीओडी से भेजा होगा तो वो भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने जिसका कैश ऑन डिलीवरी दिया है उसका पैसा उनको मिला भी है या नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ओके, इसको याद रखना जरूरी। अभी तक कितने पेजेस हमारे खत्म हुए? 1 2 3 पेजेस हमारे खत्म हो गए। अब ये 4th पेज को थोड़ा सा लेटर ऑन दिखते हैं, 5th पेज पे आते हैं। अब जरा देखते क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे। ओके, डिजिटल पेमेंट की बात करेंगे और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अब पहले तो डिजिटल पेमेंट की बात करें। जब हम लोग ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स पे पेमेंट करने के लिए आपके इसमें डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन दिया होता है। अब डिजिटल पेमेंट का जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो यहां पे दो आंसर, एक तो ट्रेडिशनल और एक तो लेटेस्ट। देखो यहां पे एक लिखा है, देखो देखो यहां पे क्या लिखा है, ये है न्यू मेथड्स और एक क्या लिखा है, ट्रेडिशनल। तो पुराने तरीकों से डिजिटल पेमेंट में 3 तरीके थे। एक ई वॉलेट, आप सभी लोग पेटीएम का ई वॉलेट जानते हो, उसके अंदर हमारा पैसा ऑलरेडी रहता ही है। कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को आजकल कौन नहीं जानता, और नेट बैंकिंग आप सभी जानते हैं, मैंने क्लास में भी आपको खोल के दिखाया था। तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वॉलेट आप सभी जानते हैं। इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। न्यू मेथड में देखेंगे, न्यू मेथड में भी वॉलेट का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है, बहुत ही ये इमर्जिंग है। आजकल पेटीएम के वॉलेट की चर्चाएं सब जगह पर है। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, इसका नाम है यूपीआई। फिर आप कहेंगे सर मोबाइल वॉलेट में और यूपीआई में फर्क क्या होता है? यूपीआई का ये कॉन्सेप्ट, जैसे जीपे की बात करेंगे, जीपे के अंदर होता क्या है, हमारा बैंक ही डायरेक्टली हमारे मोबाइल ऐप से कनेक्टेड होता है। यानी कि हमें जिस तरह से हम लोग पेटीएम में पैसे वॉलेट में भरते हैं, यानी हम लोग बैंक से निकालते हैं, वॉलेट में भरते हैं और फिर उसके बाद में उसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारी बैंक, जैसे मान लो हमारे मोबाइल ऐप यानी जीपे से यूज, अगर मान लो मेरी बैंक में 1 करोड़ रुपए है तो मैं समझूंगा मैं जीपे द्वारा उन 1 करोड़ का इस्तेमाल कर सकता हूं। मतलब यानी कि जब भी मैं कुछ बाय करता हूं, डायरेक्टली अमाउंट इज गेटिंग डेबिटेड टू माई बैंक अकाउंट। ये इसको बोलते हैं हम लोग यूपीआई। ये समझ गए होंगे आप। पर वॉलेट की बात है, वॉलेट में आपको पैसे जमा करना है, बैंक से निकालो, उसमें जमा करो, फिर जाके यू आर एबल टू यूज द वॉलेट। ओके, बात आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमपीएस? दोस्तों आजकल बहुत जगह पे, चाहे वो अब मैं बात करूंगा एटीएम में ले लो या फिर नेट बैंकिंग में ले लो, आजकल इस आईएमपीएस की फैसिलिटी का इस्तेमाल लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जिनको पैसे देना है ना, उनका नाम रजिस्टर्ड, यानी पेई को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जनरली पेई को रजिस्टर कैसे होता है, जनरली हम लोग जब एनईएफटी करते हैं वहां पे पेई को रजिस्टर करना बहुत जरूरी होता है, पर यहां पे पेई को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम कम लगता है। और मोर ओवर यहां पे एक बात है, यूजर के अमाउंट का प्रोटेक्शन करने के लिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही ट्रांसफर करने का मौका मिलता है। क्योंकि जनरली क्या होता है एनईएफटी में, यू हैव टू रजिस्टर फॉर व्हाट पे, फिर वो पे बराबर हुआ है कि नहीं, बैंक वाले कंफर्म करते हैं, तब जाके पेमेंट, पर वहां पे भी कितना भी पेमेंट आप कर सकते हो। पर आईएमपीएस में लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, पर मोर ओवर यहां पे पे को रजिस्टर करने की जरूरत है नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये मोबाइल ऐप वही है, जीपे, एक्चुअली कोई अलग कौन सा नहीं, जीपे ले लो, भीम ले लो, ये मोबाइल ऐप ही। एपीएस, आधार इनेबल्ड, अब ना लगेगा डेबिट कार्ड, ना लगेगा क्रेडिट कार्ड, हाँ ना लगेगा पिन, ना लगेगा पासवर्ड, थंब लगाओ, आनंद उठाओ। दोस्तों आज के बाद में अगर किसी जगह पे आप शॉप पे जाओगे, आपको थंब लगाना है एंड यू आर एबल टू मेक द पेमेंट। ये इस तरह से, बिकॉज आपका जो थंब है वो आधार के थ्रू कनेक्टेड है और आधार जो बैंक के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि आपको अब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेने की भी जरूरत है नहीं है। आगे बात करेंगे यूएसएसडी, ये खास उनके लिए लाया गया है, इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस। याद रखिए, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जब भी आप पढ़ाई करोगे तो एमसीक्यू के एंगल से भी आपको पढ़ना जरूरी है, कभी कभी इनके लॉन्ग फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। यूएसएसडी की बात करेंगे, ये उनके लिए जिनके इसमें स्मार्टफोन नहीं है और जिन जगहों पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जिनके इसमें स्मार्टफोन नहीं है, यानी कि फीचर फोन है और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी वो कुछ पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, देन देयर इज व्हाट यूसेज ऑफ यूएसएसडी। आई थिंक इट इज ओवर। ओके डन गाइस, आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आप सभी जवाब देंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल की बात करेंगे, चाहे वो न्यू मेथड की बात करेंगे, आपको जवाब देना है। हाँ, डिजिटल पेमेंट के फायदे क्या होंगे? फायदे रीड,
RREAD। और बात करेंगे नुकसान की, NOT। बात करिए RREAD। आप सभी के पास में मेमोरी टेक्निक भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं मेमोरी टेक्निक को खास तरीके से अभी टेलीग्राम पे थोड़ी देर बाद अपलोड करा देता हूं, जिसमें सारी मेमोरी टेक्निक्स मेरे पास है। R फॉर व्हाट? अब सबसे पहली बात है बताएंगे, R फॉर इसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। जैसे व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट थ्रू पेटीएम, उसका पूरा एक रिकॉर्ड पासबुक मेंटेन होता है। दूसरा R क्या है बताओ? वहां पे रिस्क ही नहीं है, बिकॉज आपका पेमेंट विल नॉट बी ट्रांसफर अनलेस यू एंटर ओटीपी या फिर आपका पासवर्ड, जब तक तो वो इसलिए वो रिस्क नहीं है। इसी व्हाट? इजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है, आराम से। ए फॉर व्हाट? एनीवेयर। अब दुनिया में कहीं से भी पेमेंट ट्रांसफर। और डी फॉर आप आजकल इस जगहों से पेमेंट करने से आपको भारत सरकार कुछ डिस्काउंट का लाभ भी दे सकते हैं। आपको सभी को इलेक्ट्रिसिटी की बात करो या पेट्रोल पंप पे बात करो दोस्तों, डी से डिस्काउंट मिलता है। तो अब सभी लोग फिर से बताएंगे आर फॉर व्हाट? रिस्क कम है, आर से रिकॉर्ड आसानी से मेंटेन होगा, ई से व्हाट? कम ऑन, इजी टू एक्सेस, ए से एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड डी फॉर डिस्काउंट। वन सेकंड गाइस, ड्रॉबैक्स नॉट, एन फॉर व्हाट? इवन नॉन टेक्निकल पर्सन भी देखो, सबसे पहली बात करें ड्रॉबैक, नॉन टेक्निकल पर्सन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिनको कंप्यूटर, यानी कि मान लो हमारे दादाजी के पास देंगे, आप बोलेंगे एनईएफटी चालू करो, ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। इसलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओ से ओवर स्पेंड। देखो बच्चों, आपके डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में माल होगा ना, आपका ओवर स्पेंडिंग चालू हो जाएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? कम ऑन गाइस, थेफ्ट। कभी कभी इन डेटा का थेफ्ट हो सकता है, पासवर्ड का थेफ्ट हो सकता है, और खड़े खड़े लोग आपका चुना लगा सकते हैं। एनओडी। एन फॉर व्हाट? नॉन टेक्निकल पर्सन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओ से ओवर स्पेंडिंग होगा, टी से डेटा थेफ्ट हो सकता है। इसी के साथ में डिजिटल पेमेंट का कॉन्सेप्ट भी अब खत्म हो चुका है। आगे बढ़ने का समय, आखिर तक जितने लोग अभी देख रहे हैं, 1100 लोग ग्रुप 2 के लिए मौजूद है। उस दिन हम लोग जब लॉक कर रहे थे तो तकरीबन 1800-1900 लोग थे। आप कहेंगे सर अभी कैसे कम? बिकॉज ग्रुप 1 को देने वाले लोग जो है वो हमेशा ग्रुप 2 से बहुत ज्यादा होते हैं, और इस बार तो वैसे भी एग्जामिनेशन नहीं हुए, तो ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक ही ग्रुप पे स्टिक करते हैं, दोनों ग्रुप नहीं दे रहे। अब दोनों ग्रुप देने वालों की संख्या, इसका मतलब कम है। आप देख रहे हो, ये व्यूअर्स से आपको समझ में आएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की बात कर, अभी तक आप कहेंगे सर हमने क्या पढ़ा है? अब जरा देखो क्या पढ़ लिया हमने। अब आपको समझना चाहिए हमने क्या पढ़ा है। देखो, ई कॉमर्स पढ़ लिया, हमने आर्किटेक्चर को पढ़ लिया, और हमने डिजिटल पेमेंट को कर लिया। अब हम लोग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में आएंगे, और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से खत्म करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन की। आप सभी जानते हो दोस्तों वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है। दोस्तों पहले क्या था, उनके पहले वाली दुनिया में होता क्या था, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूं तो शायद से मुझे पढ़ाना बहुत ही आसान हो सकता है, आसान हो सकता है। वर्चुअलाइजेशन, इंटरनेट ही नहीं, नो प्रॉब्लम, आ रहा है इंटरनेट। क्यों दिखा रहा हूं? ताकि मैं उसको, मेरे लिए दिखाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके फाइन गाइस, कम ऑन चेक इट आउट। ये आपके सामने वर्चुअलाइजेशन। आप लोग सभी लोग यहां पे देखे, इस स्क्रीन को देखने की कोशिश करेगा। ये आपको स्क्रीन काफी कुछ बता सकती है। ओके ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है। इस स्क्रीन में बड़ा कैसे होगा भाई इसमें? ओके, तो एक ये आप कहेंगे सर ये इमेज दिखाने की इतनी क्या जरूरत थी आपको? ये इमेज दिखाऊंगा तो ही तो मजा आएगा। अब इस इमेज को देख लो, आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये इमेज कहती है कि पहले जमाने में ये होता था कि एक हार्डवेयर के ऊपर एक ही सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे, और उसके ऊपर आप एप्लीकेशंस को स्टोर कर दिया। आप देखते हैं सबसे नीचे एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर मान लो आपने विंडो लगा दिया हो या एंड्रॉइड जो भी आपने लगा दिया, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लगते थे। पर आपको मालूम है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, ही इज यूजिंग व्हाट? मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट टू रन द मल्टीपल सॉफ्टवेयर देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज हर किसी सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी हर किसी ओएस के साथ में नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ टैली जैसा सॉफ्टवेयर मान लो विंडो पे चल रहा होगा, ईआरपी जैसा सॉफ्टवेयर जो है उसको मान लीजिए आप बोलेंगे उसके लिए अलग टाइप का ओएस लगता होगा। यहां पे आपने कभी यूनिक्स का नाम सुना होगा, लिनक्स का नाम सुना होगा। हर एक, यानी सीआरएम के लिए मान लो लिनक्स लगता होगा, एससीएम के लिए मान लो यूनिक्स लगता होगा। अब मेरे पास में मल्टीपल सॉफ्टवेयर है और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक पे लगेंगे नहीं। अब इसलिए क्या करना की जरूरत थी? आई वॉज सपोज टू परचेस मल्टीपल मशीन्स, ताकि एक मशीन पे मैं यूनिक्स लगा दूं, एक मशीन पे मैं यूनिक्स लगा दूं, एक मशीन पे मैं लिनक्स कुछ भी लगा दूं, एंड्रॉइड लगा दूं, या फिर एक मशीन पे मैं विंडो लगा दूं।
इस तरीके से करके व्हाट वाज हैपनिंग, यू नो, एक मशीन जिसकी कॉस्ट मान लो करोड़ों की थी, अब एक मशीन जिसकी कॉस्ट 5 करोड़ की, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग फ्रॉम द वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई हैव टू परचेस 4, तो आई हैव टू स्पेंड व्हाट 20 करोड़, यानी कि मशीन का एक मशीन के बदले आई वाज सपोज्ड टू परचेस 4 मशीन, बिकॉज हर एक मशीन पे सिर्फ एक ही ओएस लग रहा था। इसलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको सेकंड इमेज दिख रहा होगा, इसमें क्या हुआ, अब एक ही हार्डवेयर पे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यू कैन इंस्टॉल व्हाट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें हुआ कैसे, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एक VMware लगाते हैं, एक VMware नामक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और VMware आपको अलाउ करता है कि ऑन द सेम मशीन यू कैन इंस्टॉल व्हाट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। So if I want to install Linux, Unix, Android, whatever, you know, Windows, I can install all the operating systems on particular machine itself. I do not have to purchase multiple machines. And moreover, इसकी वजह से क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर मुझे मान लीजिए टैली भी लगाना है तो विंडो पे चाहिए तो विंडो इधर ही चाहिए, अब मुझे SCM लगाना उसके लिए लिनक्स चाहिए वो भी इधर ही चाहिए, वो CRM लगाना उसके लिए लिनक्स चाहिए वो भी, यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इधर होने की वजह से नाउ आई डू नॉट हैव टू परचेस व्हाट मल्टीपल मशीन्स। इसी कॉन्सेप्ट कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। नहीं होकर भी होने का ऐसा, दुनिया को लगता होगा इनके इसमें 4 मशीन है, पर मुझे पता है कि मेरे पास एक से ज्यादा की मशीन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअलाइजेशन। अब बताओ इसकी सबसे पहली बात, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहते हैं हार्डवेयर वर्चुअल, क्या बोलते हैं इसको, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। व्हाट डू यू कॉल इट, हार्डवेयर, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आप देख रहे हो वर्चुअल, जैसे आप मुझे वर्चुअल अभी देख रहे हो, मैं नहीं हूं पर हूं आपके साथ में, वैसे यहां पे 4 मशीन नहीं है पर है ना 4 मशीन, 4 मशीन नहीं होकर भी लगती है 4 मशीन है, नहीं होकर भी होने का एहसास, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं दोस्तों हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आई होप ये आपको समझ गया होगा हार्डवेयर। अब दूसरी बात आपके सामने नेटवर्क। दोस्तों मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इन्फोसिस, उनका एक नेटवर्क है, उन्होंने सारे नेटवर्क के मान लो केबल्स है, राउटर्स है, स्विचेस है, हब है, दुनिया का करोड़ों का उन्होंने सब चीजें लगाई पूना में, फिर उन्होंने सेम चीज लगाई दिल्ली में, उन्होंने सेम चीज लगाई हैदराबाद में। अब सब जगह पे अपना अपना नेटवर्क लगा हुआ है, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, नेटवर्क। सब जगह पे अपना अपना नेटवर्क लगा हुआ है, पर अब जरूरी नहीं कि जो पूना में, दिल्ली में, हैदराबाद में सब जगह पे इतना नेटवर्क है, इट इज नॉट 100% यूटिलाइज्ड। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लो इनका नया एक ब्रांच आ रहा है उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में एक नया ब्रांच आ रहा है दोस्तों, तो अब क्या होगा, अगर वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं होता तो वापस करोड़ों की कीमत का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में अलग से बिठाने की जरूरत थी। अब एक्चुअली पूना में जो है, दिल्ली में जो है, या हैदराबाद में जो है, वहां का 100% यूटिलाइज नहीं हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, पर आपको अब नया और परचेस करने की जरूरत पड़ रही है बिकॉज वर्चुअलाइजेशन नहीं है। अब बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग गाइस, द आंसर इज, अब व्हाट वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ द वर्चुअलाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग, इट इज वेरी इजी। अब क्या होगा, अब क्या होगा आप बताओ क्या होगा, इसमें एक पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि अब हम लोग मल्टीपल जगह के जितने नेटवर्क है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा लॉजिकली सबकी ताकत इस जगह पे लेकर आएंगे। अब सबका, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पुणे हो, चाहे हैदराबाद, सबका ताकत इस वर्चुअलाइजेशन वाले सॉफ्टवेयर पे आ गए। अब उत्तर प्रदेश में कुछ नया सिस्टम चाहिए तो हम लोग इसी ताकत को वर्चुअली उधर ट्रांसफर करते हैं, उसका नाम है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। आप कहेंगे सर क्या केबल और जो भी जो राउटर से जो स्विचेस है क्या उठा के हम लोग उत्तर प्रदेश में डालेंगे, आंसर नो। ये क्या होगा, लॉजिकली इस जगह से उस जगह पे जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके से क्या हुआ, दे आर एबल टू सेव लॉट ऑफ कॉस्ट और सारी चीजें एक ही जगह पे आएगी। देखो ये सब्जेक्ट में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअली, आप सिर्फ रट्टा मारने जाओगे इट विल नॉट वर्क। अगर कोई एग्जामिनेशन बोलेगा कि सर मैं पूरा याद कर लूं, बेटा आप कभी पास नहीं होगे, बिकॉज इसके लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है, वो रट्टा भी नहीं। अनलेस एंड अनटिल यू नो द कॉन्सेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। एक बच्चा मुझे पूछा कि सर क्या उनकी लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, उनकी लैंग्वेज में लिखोगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रेफरेंस और प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, पर इट डज नॉट मीन हम अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। हम बनती कोशिश उनके लैंग्वेज में लिखे, ना लिखे तो हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, फिर भी मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे भी बोलोगे कि सर आप उनकी लैंग्वेज में लिख के बताओ, इवन आई विल नॉट बी एबल टू कॉपी देम एज इट इज, बिकॉज उनकी लैंग्वेज इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी है और टेक्निकल जो भाषा का प्रयोग किया हुआ है, ये लॉ सब्जेक्ट में जो इंग्लिश यूज करते हैं वो बहुत इजी होती है, ऑडिट में जो यूज करते हैं यहां के शब्द जो है ना वो अंडशब्द, अद्भुत, अपरिचित होते हैं, असामाजिक भी होते हैं। तो इसीलिए इसका डरने की कोई बात नहीं, आप अपने भाषा में ठोक सकते हो। ओके गाइस, कम ऑन, आगे बढ़ेंगे, चलो कम ऑन एवरीबॉडी। सिर्फ रॉक से पढ़ ले तो हो सकता है बेटा, हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की। अब देखो बच्चों, अब मेरे पास में बहुत सारे सर्वर्स है अलग अलग जगह पे, मेरे पास मान लो 100 हार्ड डिस्क पड़ी हुई है अलग अलग कंप्यूटर्स में। अब इतने मान लो इतने सारे हार्ड डिस्क मेरे पास पड़ी है और 101 मान लो 100 ब्रांचेस से 100 हार्ड डिस्क पड़ी है, 101 नई ब्रांच खुल रही है और वहां पे मेरे को
वहां पे मुझे और स्टोरेज की जरूरत है। अब द क्वेश्चन इज, क्या मुझे वापस से वहां के लिए भी अलग से स्टोरेज एरिया खरीदने की जरूरत है? अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो हां, पर वर्चुअलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, आई एम यूजिंग व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, व्हाट आई एम डूइंग, I am pulling the data storage of all the hard disks at one location। तो मैंने सबको पुल किया और पुल करके मैंने सबको शेयर किया। अब क्या होगा, अब मान लो 100 जाके 100 टीबी हार्ड डिस्क है, हो सकता है सबने, किसी ने 200 जीबी यूज किया होगा, किसी ने 300, तो बहुत सारी जगह उनकी खाली पड़ी है और फिर भी मैं नया खरीद रहा हूं। इट डजंट मेक एनी सेंस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क देम टू गिव देम देयर स्टोरेज, व्हाट लॉजिकली आई विल पुट देम टुगेदर लॉजिकली एट वन प्लेस। अब मैं क्या करूंगा, जिसको उसमें से जितना 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 चाहिए उनके हिस्से का मैं बांटता रहूंगा। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब दोस्तों वर्चुअलाइजेशन की एप्लीकेशन क्या है? सेवपुरी दाल तड़का। कम ऑन गाइस, सेवपुरा, कम ऑन सेवपुरा, कम ऑन एवरीबॉडी, सेवपुरा, अरे बोलो ना रे, सेवपुरा। ओके गाइस, से मतलब क्या? से हमेशा सर्व करते हैं और पूरी हमेशा पोर्टेबल होती है। दाल क्या होती है? डिजास्टर कर सकती, और तड़का देने से पहले टेस्ट करना जरूरी है। ये आपको याद है, सेवपुरा। अब ये क्या हुआ, एप्लीकेशन, किसके एप्लीकेशन? वर्चुअलाइजेशन की एप्लीकेशन। आप कहेंगे सर्वर कंसोलिडेट कैसे हो? आप ही बता दो। मेरे पास 4 सर्वर को खरीदने के बदले आई डोंट हैव टू परचेस 4 मशीन्स, बट इंस्टेड ऑफ परचेसिंग 4 मशीन्स आई एम परचेसिंग ओनली 1। आई एम कंबाइनिंग देम टुगेदर। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? सर्वर कंसोलिडेशन। पॉइंट नंबर 2, डिजास्टर रिकवरी। साहब देखो ना, इमेज देखो आपको। अब बताओ, मैंने मान लो टैली एक ही मशीन में, एक ही विंडो पे एक टैली लगा सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्रीन पर दिखे जितने ओएस है, मान लो 3 ओएस पे मैंने टैली 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 लगा दिया। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंस्टॉलिंग 3 टैली ऑन 1 मशीन बिकॉज आई एम हैविंग व्हाट? मल्टीपल ओएस। तो आप बताओ क्या होगा, अगर विंडो करेक्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास 2 और है। अगर उसमें से दूसरा भी गया, तीसरा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? डिजास्टर रिकवरी है, बिकॉज आई एम हैविंग व्हाट? मल्टीपल ओएस। एक ओएस क्रैक हो भी गया तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मेरा डिजास्टर रिकवरी तुरंत हो सकता है। तीसरी बात, टेस्टिंग ट्रेनिंग करने के लिए बहुत अच्छा। सिंस आई एम हैविंग व्हाट? मल्टीपल ओएस, तो मुझे जब भी कोई सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना है, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज मेरे पास टेस्टिंग करने के लिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही जगह पे है। तो दोस्तों टेस्टिंग करने के लिए इसका बहुत उपयोग होगा। और लास्ट में लिखा पोर्टेबल करना। बताओ पोर्टेबिलिटी क्या है? इंस्टेड ऑफ कैरिंग ऑन 6 मशीन्स अलोंग विद द 6 ऑपरेटिंग सिस्टम, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट्स बेटर टू कैरी, इट्स बेटर टू मूव, बेटर टू शिफ्ट वन मशीन वेयर आई एम हैविंग व्हाट? मल्टीपल ओएस। तो मतलब 6 मशीन में 6 ओएस डाल के इधर उधर ले जाने की दरकार नहीं है। आपको अगर 6 ओएस ले जाना है तो फिर भी आप एक ही मशीन में ले जा सकते हो। अगर आपको डेमो में देने के लिए या किसी जगह पे आपको लगता है कि मेरे पास सारे ओएस मेरे हाथ के नीचे चाहिए, तो स्टिल यू डू नॉट हैव टू कैरी व्हाट? मल्टीपल मशीन्स, यू जस्ट हैव टू कैरी ओनली 1 मशीन, बिकॉज आजकल मल्टीपल ओएस एक मशीन पे आ चुके हैं, इसलिए बोलते हैं पोर्टेबल। कैन यू प्लीज टेल मी सेवपुरा दाल तड़का? कम ऑन गाइस, से मतलब क्या? सर्व करते हैं। पूरी हमेशा पोर्टेबल। दाल मतलब डिजास्टर कर दो, तड़का मतलब टेस्टिंग। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, कम ऑन। ग्रिड की बात करेंगे। आप सभी लोग ग्रिड को जानते ही होंगे। अरे बोलो बच्चों, ग्रिड की बात कर रहे हैं सभी लोग, है क्या वहां पे? लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कभी देता नहीं, बिकॉज कुछ भी ऐसे पूछती है। आगे बढ़ेंगे। ओके, ऐसे सवाल ना पूछिए मुझे। ओके, कम ऑन गाइस। अब बात करें इस आंटी को, तो आपने देखा ही होगा। ये कौन एक आंटी है? इनके पास में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जो क्या करेगी मालूम है? इस ग्रिड वाले सॉफ्टवेयर में देगी। व्हाट शी विल डू? इस ग्रिड वाले सॉफ्टवेयर में देगी। जब ग्रिड वाला सॉफ्टवेयर नहीं था, शी इज हैविंग व्हाट? वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? सुपर कंप्यूटर। बट यू ऑल नो सुपर कंप्यूटर इज हाईली कॉस्टली। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय सुपर कंप्यूटर बिकॉज इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। अब काम तो सुपर कंप्यूटर नहीं करेगा, अगर ये आम कंप्यूटर करने लगा, इट मे टेक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू कंप्लीट द जॉब। और ये आंटी का तो जाने का समय हो रहा है साहब। ये कृषि कैन नॉट वेट फॉर 100 more years. अब नाउ शी वांट्स टू कंप्लीट द जॉब एट द सेम टाइम they cannot purchase super computer. Now what is the solution to it? The solution is grid computing. So what is the meaning of grid computing? What they do is there will be a lot of donors, and donors would be ready to donate their services. What we'll do is donor. ये donor 1 2 3 4 n. They all donors will contribute. अब आज क्या हो, जैसे एग्जांपल इन्फोसिस की बात करेंगे। और इन्फोसिस को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क पे काम करना है, तो सुपर कंप्यूटर को परचेस करने में इन्फोसिस के मैड्रास में, कोलकाता में, चेन्नई में, क्या क्या बोलते हैं, हैदराबाद में, पुणे में, नोएडा में, हर जगह पे जितनी ब्रांचेस है ना, हर जगह पे 2-2 लाख कंप्यूटर तो होंगे। अब सबको क्या बोलेंगे? तुम बन जाओ डोनर। तो
तो अब क्या हो गया, जैसे आंटी ने टास्क दिया इस ग्रिड को, द एंटायर टास्क विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड एवरी स्मॉल टास्क विल बी गिवन टू व्हाट, ऑल दिस donors and that donor will be responsible for that particular task. जैसे उसका टास्क खत्म कर गया, it will be given back to grid. और जो काम दोस्तों एक कंप्यूटर में आंटी करने वाली थी, अब वो आंटी का काम जो है लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक साथ करेंगे. सो ऑब्वियसली जो काम कई सालों में होने वाला था वो कुछ घंटों में कुछ मिनटों में हो सकता है. इसी दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रिड कंप्यूटिंग. कैन यू प्लीज टेल मी गाइस व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तो सबसे पहली बात कंप्यूटेशन का होगा, डोनर्स के पास में कंप्यूटेशन होगा. सबसे दूसरी बात स्टोरेज का होगा, तो इन डोनर्स के पास में थोड़ी जगह तो स्टोर करने चाहिए. तीसरी बात आने जाने के लिए नेटवर्क का होना, कम्युनिकेशन का होना जरूरी है. और इस सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड ताकि सॉफ्टवेयर काम दे और काम करवा के और ले ले. इसी तरह से चार बहुत ही इसमें और एक आई थिंक और वन का यस स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट? बिकॉज ये डोनर्स के बाद में हो सकता है कुछ स्पेशल इक्विपमेंट है, उसका भी यूज यहां पे कैलकुलेशन के लिए कभी कभी किया जा सकता है. इसका सरल एग्जांपल मैंने आपको दिया था. कभी किसी जगह पे मान लो महाप्रसाद या भंडारा का कोई अगर प्रोग्राम हो जहां पे समाज के लिए बहुत सारी रोटियां बनाने के काम हो, तो कुछ एक जगह पे रोटियां बनाने के बदले वो क्या करते हैं, सबके घर में थोड़ा थोड़ा आटा दे देंगे. तो हर घर से आंटी कुछ कुछ रोटियां बना के लाएगी, तो एक साथ में हम लाखों रोटियां बना सकते हैं. वरना अगर मान लो आप कहेंगे यहीं 1 लाख रोटियां बना, तो यहां पे लोग खाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है. इस तरह का काम जो है हमारे सामाजिक तौर पर भी किया जाता है दोस्तों. तो इसको कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो रहा है. चलो आओ आगे बढ़ेंगे. ये सब हमारा हो गया. आगे बढ़ते दोस्तों, बेनिफिट्स की बात करेंगे. ये क्या लिखा है? यू आर virtual and parallel resources, that's why I rely on your management. बराबर है? You are, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं. You are virtual and parallel resources, that is why I rely on your management. बराबर है? अब सबसे पहली बात करेंगे यू मतलब क्या. कम ऑन गाइस, अंडर यूटिलाइज की बात करें दोस्तों. वैसे भी जो आंटी जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है, जो लोग डोनर बने हैं, वैसे भी वो सैटरडे संडे कुछ भी काम है, तो इसलिए उनके अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी को मैंने यूज किया है. आई एम नॉट ट्रबलिंग देम ड्यूरिंग देयर ऑफिस आवर्स. आई एम यूटिलाइजिंग वेन एवर द सिचुएशन इज आइडियल. वो जब काम नहीं करते, जब सवेरे का टाइम हो, मान लीजिए सवेरे 10 से पहले क्या, रात को 9 के बाद का, जब वैसे भी उनके कंप्यूटर यूज नहीं होता, तब मैं उनके अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी को यूज करता हूं, यानी मेरे काम उनको मैं देता हूं. यू आर का मतलब क्या हो रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स बैलेंसिंग? यानी कि अगर मान लीजिए आंटी नंबर 1 है, उसके पास में 100 डोनर है, आंटी नंबर 2 को 100 डोनर है, आंटी नंबर 3 को 100 डोनर, और आंटी नंबर 1 के लिए कोई काम ही अभी उपयोगी नहीं है, पर आंटी नंबर 2 के पास बहुत सारा काम है, तो क्या आंटी नंबर 2 का काम उसके डोनर के साथ साथ में आंटी 1 के डोनर को भी दिया जाएगा? इसको कहते हैं रिसोर्स का बैलेंस करना. ओके, यू आर वर्चुअल. मुझे बताओ वर्चुअल मतलब ये जितने भी डोनर्स है, क्या फिजिकली उनके कंप्यूटर यहां पे लाए जा रहे? नहीं, वर्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आंटी. Okay, you are virtual and parallel. Tell me why it is called as parallel? Because parallelly millions of computers are working parallel for aunty. You are virtual and parallel resource. Additional resource. What is it? Resource. अगर वो जो कंप्यूटर से वो डोनर्स वो ना किसी प्रोसेसिंग का काम करेंगे, हो सकता है उनको अगर पूछेंगे भाई तुम्हारा इंटरनेट दे दो या तुम्हारा कोई स्पेसिफिक ऐप दे दो, तो वो भी उनसे लिया जा सकता है. You are virtual and parallel resource. That's why reliable. Tell me why reliable? Because in case one particular donor is not working, it will not make any difference. फिर भी काम चलता रहेगा. और resources rely on management. Tell me management क्यों करना किस है? Although the donors are not, although donors are having what different configuration, the computers of the donors can be what? Can be of different companies. The configuration can be different. Still they can be the donor. उनका सबका एक जैसे होना, एक कंपनी का होना जरूरी नहीं है. बिल्कुल सही है. ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों. चलें दोस्तों, इसी तरह से ग्रिड कंप्यूटिंग भी हमने खत्म कर लिया. आगे बढ़ने का समय आ गया दोस्तों. क्लाउड की बात करेंगे, बताएंगे 4 टाइप के क्लाउड को. प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी. यस गाइस, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी. आप सभी लोग जानते हैं, मेरे साथ में आपको चिल्लाना है. आपका आंसर अभी तक नहीं आया यहां पे. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा. प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी. यस गाइस, कम ऑन. 4 टाइप के क्लाउड इस दुनिया में है. देखते हैं. ओके, आपका जवाब नहीं है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. कमान पल्लव घर जवाब दे रहा है. यस, महेश झंवर. ओके, विश्वेंद्र गिल. ओके, ओके, अब आ गए.
ओके, वेरी गुड। एनर्जी बॉक्स, क्या क्या नाम रखे आपने, वेरी गुड। सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। मैजिक बॉक्स, लाला लजपत, बाप रे ऐसा भी नाम होता है क्या? वेरी गुड। आशीष, पतवा, अमन, सचिन, राखी कुमारी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। इसी तरह का जवाब होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ममता जी, मल्लिका वाहिद, रेखा, बहुत सही। मयूर बोर, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग लाइन पर ना कि सिर्फ एक्सेस करें बल्कि जवाब भी दें। अब सभी का फिर से एक बार इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जवाब देंगे प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड में क्या फर्क है। आप जानते हैं कि अगर मेरा ही डेटा मेरे ही खुद के कंप्यूटर्स में स्टोर है प्राइवेट, इफ इट इज स्टोर ऑन थर्ड पार्टीज क्लाउड, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, पब्लिक। आप बताएंगे प्राइवेट और पब्लिक में कहां पे यू हैव टू ओन योर ओन डिवाइसेस, यू हैव टू बाय योर डिवाइसेस। प्राइवेट यू डोंट हैव टू बाय, यू जस्ट हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ रेंट, इट्स कॉल्ड एज पब्लिक। कौन सा सस्ता होगा? आंसर इज पब्लिक। कहां पे सारी चीजें हमारी खुद की होगी? प्राइवेट। हमारे दोस्तों प्राइवेट और पब्लिक में जवाब देना, कौन सा स्केलेबिलिटी ज्यादा है? एंड द आंसर इज व्हाट, पब्लिक। आपसे सवाल पूछेंगे कहां पे आपको जवाब देना, कहां पे हमें खुद को ही मैनेज करना, खुद को ही एडमिनिस्ट्रेट करना होगा। द आंसर इज प्राइवेट। टेल मी व्हिच वन डू यू फाइंड मोर सिक्योर? एंड द आंसर इज प्राइवेट। व्हिच वन इज लेस सिक्योर? पब्लिक। व्हिच वन, वेयर डू यू हैव मोर कंट्रोल? एंड द आंसर इज प्राइवेट। वेयर यू हैव अ लेस कंट्रोल? पब्लिक। दोस्तों पब्लिक मतलब जितने भी अमेजॉन, AWS जैसे लोग हैं, उन्होंने जो कंप्यूटर्स, उन्होंने जो सर्वर्स बना के रखे, जो क्लाउड बना के रखा है, अगर हम उनके सर्विस लेंगे तो आप कहेंगे हम उन पब्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो स्वप्निल पाटनी की क्लासेस का जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, जिसके थ्रू हम लोग अपने लेक्चर्स जो है फाउंडेशन और इंटर के मोबाइल ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग करा रहे हैं, उसके लिए AWS का इस्तेमाल करें। तो AWS क्या है? मेरा तो है नहीं, आई एम यूजिंग व्हाट, पब्लिक क्लाउड। सर क्लाउड का मतलब, क्लाउड इज द लोकेशन व्हिच इज एक्सेसिबल फ्रॉम व्हाट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। द डेटा व्हिच इज केप्ट ऑन द क्लाउड, it is accessible from anywhere in the world. Example Google, example YouTube, Facebook, example Instagram, example Dropbox. ये सारा जो है ये पूरा के पूरा क्लाउड है। Example Gaana.com. Gaana.com के पहले, जब पहले नहीं था तो हम लोग used to download the songs on mobile phone, then we used to listen to it. आजकल किसी भी गाने को सुनने के लिए आपको Gaana.com पे जाना है, आप क्लिक करते वो गाना क्लाउड पे रहता है, क्लिक करते वो आपके मोबाइल में आ जाता है। इसीलिए दोस्तों क्लाउड, आप सभी जानते हो, वेनेवर आई वांट टू, सपोज मुझे दीपिका पादुकोण का फोटो देखना है, आई डोंट हैव टू हैव हर फोटो इन माय मोबाइल फोन। उसका फोटो अगर मेरे मोबाइल फोन पे नहीं भी होता है फिर भी मैं उसका देख सकता हूं, बिकॉज उसका डेटा कहां पे, क्लाउड पे। और क्लाउड का डेटा दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल होता है। तो आप सभी जानते हो क्लाउड का मतलब क्या है। तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप बताओ दोस्तों, क्लाउड के अंदर ऐसा कौन सा क्लाउड है जहां पे कभी वो प्राइवेट लगता है, कभी वो पब्लिक, दोनों है। आपसे जवाब देना प्राइवेट और पब्लिक का दोनों का कॉम्बो है, तो आप जवाब देंगे उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। पहले पहले लोग क्या करते हैं, मस्ती में प्राइवेट करते हैं, बट व्हेन इट बिकम्स कॉस्टली वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पब्लिक भी उसमें यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? सिर्फ जब सभी जानते हैं प्राइवेट को, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ प्राइवेट तो बहुत अच्छा है पर प्राइवेट इज वेरी कॉस्टली, पर एट द सेम टाइम फिर आप कहेंगे काम करो भी पब्लिक करो, पर पब्लिक इज नॉट दैट सेफ। तो कुछ जुगाड़ करना होगा जो प्राइवेट जैसा अच्छा होगा और पब्लिक के कॉस्ट में होगा। एंड द आंसर इज व्हाट, कम्युनिटी। अच्छा कम्युनिटी में क्या होता है, प्राइवेट जैसे होगा पर क्या होगा, एक क्लाउड एक ही इंडस्ट्री के सारे लोग मिलकर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल टायर कंपनी के 6 लोगों ने मिलकर क्लाउड बना दिया, उसकी कॉस्ट 6 लोगों ने शेयर करी। अब बताओ ये पब्लिक क्यों नहीं है? बिकॉज ये सबको अवेलेबल नहीं है। ये प्राइवेट क्यों नहीं है? बिकॉज किसी एक के बाप का नहीं है। तो इसलिए बच्चों को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। समझ गए? सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। सो कम्युनिटी इज नथिंग बट अ क्लाउड जिसका पूरा पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है और उसमें प्राइवेट जैसी सिक्योरिटी प्राप्त होती है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर इन चारों को अगर समझना है तो हमने एक मेमोरी टेक्निक बताया, हमारी सांस कैसी हो, CACS जैसी हो। अरे बोलो हमारी सांस कैसी हो। CACS जैसी। तो दोस्तों अब ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट, ये मेमोरी टेक्निक है। इसकी वजह से ये चारों भी क्वेश्चन के अंदर कभी चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, चाहे एडवांटेज पूछे, चाहे डिसएडवांटेज, यानी कि इन 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। But to answer this 12 question, you will have only one memory technique. With the help of this memory technique, you will be able to answer all the 12 questions. Come on guys, welcome back. So ये चैप्टर का वेटेज एग्जामिनेशन में 10 से 12 मार्क के लिए है। आप सभी लोग को ध्यान देना बेहद जरूरी है। आओ दोस्तों, मैं आपके लिए इस चैप्टर के मेमोरी टेक्निक पे ले जाता हूं। हमारी सांस कैसी हो, CA से जैसी हो। आइए देखते हैं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में आपके इसमें 2 A है, आपको दिख रहा होगा अवेलेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 3 S दिख रहे होंगे और आपको 2 C भी दिख रहे होंगे। कम ऑन बोल सकते हैं, पहले तो 2 A बोलेंगे। सबसे पहले A फॉर अवेलेबिलिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं हम लोग, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। चलो पब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स ने बोला, एग्जामिनेशन में लिखो, तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारी सांस कैसी हो, SAS, CA और CA। कितने SS में,
3 एस, कितने दो सी है और 2 ए भी है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किसने बोला प्राइवेट के बारे में कुछ लिख के बताओ। तो प्राइवेट के बारे में हो या पब्लिक के बारे में, किसी के बारे में भी पूछा ना तो उसका आंसर, चलो प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक भी समझाता हूं और उसके एडवांटेज, पर आंसर यही होगा, यही हेडिंग्स होगी। चलो बोलो बच्चों, कम ऑन। हाँ, ए फॉर व्हाट? आप बताओ, प्राइवेट की अवेलेबिलिटी कम है या ज्यादा? कम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते, पब्लिक की ज्यादा होते। ए फॉर व्हाट? एडमिनिस्टर। अब बताओ प्राइवेट में एडमिनिस्टर पार्ट कौन है? हम लोग होते, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आवर ओन कंपनी। ओके, 2 एक खत्म। अब बताएंगे 2 सी कौन से? कॉस्ट। प्राइवेट की कॉस्ट है ज्यादा, प्राइवेट में कंट्रोल भी ज्यादा है। अब सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर एसएलए और एस फॉर क्या है? स्केलेबिलिटी। अब एस फॉर सिक्योरिटी की बात करेंगे, पता सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? अब प्राइवेट में सिक्योरिटी ज्यादा है, प्राइवेट में एसएलए बना नहीं सकते हम, अपनी कंपनी के साथ में कैसे एसएलए बनाएंगे? दिस इज वन मोर एस, स्केलेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल? प्राइवेट में उतना स्केलेबिलिटी नहीं, बिकॉज हर चीज को खर्च हमें करना पड़ता है, इसलिए पब्लिक में स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कम ऑन गाइस। अब प्राइवेट के ही हम लोग एडवांटेज देखते हैं, वापस उसका मेमोरी टेक्निक भी हमारे साथ कैसी हो, एंड द आंसर इज व्हाट? सीएस जैसी हो। एस फॉर व्हाट? कम ऑन, 3 एस बोलेंगे। एस फॉर व्हाट? तो प्राइवेट में स्केलेबिलिटी नहीं है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। वन मोर एस, प्राइवेट में सिक्योरिटी ज्यादा है, फायदे की बात है। एस फॉर व्हाट? कम ऑन। हाँ, प्राइवेट में एसएलए नहीं होगा, हम अपने साथ में कैसे एग्रीमेंट, तो ये उसका ड्रॉबैक होगा। अब बात करें 2 ए की, हम अपना काम खुद करते, अच्छी बात है। ए फॉर एडमिनिस्टर, ये हो गया फायदा। ए फॉर व्हाट? अवेलेबिलिटी। प्राइवेट में अवेलेबिलिटी हमेशा होगी, ये नहीं होगी, ये डिसएडवांटेज की बात करें। और सी फॉर प्राइवेट में कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये ड्रॉबैक है। और सी फॉर व्हाट? कम ऑन, कंट्रोल प्राइवेट में ज्यादा, ये उसका एडवांटेज होगा। यानी कि दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा चाहे वो प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी, चारों के 3 क्वेश्चन, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एडवांटेज, यानी कि डिसएडवांटेज, तीनों में से क्वेश्चन कुछ भी पूछो, वो चारों कौन से, यानी कि 12 क्वेश्चन का एक आंसर, हमारी सास कैसी हो, एंड द आंसर इज सीएस जैसी। आपको सभी को स्क्रीन पे देखना है और इसको याद कर लेना। कम ऑन गाइस, याद करो जल्दी से, याद चाहिए, याद। कम ऑन गाइस, याद चाहिए। हो, चल बढ़िया है, ये सब कुछ याद है आपको? कैन आई मूव ऑन द नेक्स्ट पेज? कम ऑन गाइस। ओके गाइस, क्लाउड की बात करें, क्लाउड के कुछ क्वेश्चंस और भी है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी जितनी भी वेबसाइट दुनिया में चलती है, वो वेबसाइट चलती है बिकॉज वो क्लाउड पर होती है। बताओ दोस्तों, क्लाउड क्या नहीं होता? अभी मेरी ही ऑफिस के, मेरे ही सर्वर पे अगर डेटा है और वो दुनिया में कहीं और से नहीं दिखता, तो क्या मैं उसको क्लाउड कह सकता हूं? एंड द आंसर इज नो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लैंड सर्वर होते हैं, वहां का डेटा किसी भी और जगह से दिखता ही नहीं, इसका मतलब वो क्लाउड नहीं है। बताओ फिर गूगल और यूट्यूब क्लाउड क्यों है? बिकॉज डेटा विच इज देयर ऑन यूट्यूब एंड गूगल, इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यहां तक कि नेटफ्लिक्स जैसे लोग भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तो उनका डेटा, उनके मूवीज दुनिया में हर जगह से दिखती है। ओके, तो बताइए कैरेक्टरिस्टिक क्या? इफ यू, इसका मेमोरी टेक्निक हमने देखा था, इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे यू ऑन व्हाट? डिमांड। क्या बोला था मैंने? इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट टेनेंट, दे विल पे यू ऑन डिमांड। अब सर ये क्या चक्कर है? इफ यू इंक्रीज द रेंट छोड़ दो, इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल, सारी क्लास में हमने सारी तरह से इसको रिवाइज किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को याद भी होगा और आपको कई लोगों को मजा भी आ रहा होगा, अरे ये तो वही चीज है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। इफ यू इंक्रीज द रेंट एंड स्केलेबल, गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबल? यानी कि क्लाउड की बात करिए तो क्लाउड स्केलेबल होता है, यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज एज पर रिक्वायरमेंट। आज मुझे 100 जीबी चाहिए तो 100, आपको 200 चाहिए तो आप 200 भी कर सकते हो। स्केलेबल की बात करेंगे। इफ यू इंक्रीज द रेंट and scalable workload, what is the workload? Do you think the workload of the one cloud computing can be shifted from one cloud to another cloud? Yes, it is possible. यहां तक कि एक क्लाउड के अंदर भी हम लोग शिफ्ट करा सकते हैं। If you increase the workload, if you increase the rent and workload of साइलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंट? मतलब यहां पे आंसर है रेजिलेंसी। आप मुझे बताओ, अगर मान लीजिए मैंने GoDaddy या Amazon पे कोई डेटा रखा हुआ है, तो आपको जवाब देना है अगर वो डेटा अगर चला गया तो मेरे क्या होगा? सो दोस्तों, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा ऑफ वन क्लाउड will be stored at multiple location, they take multiple backups, so in case this cloud is not working, I can retrieve, I can fetch my data from another cloud. It's called the resiliency. If you increase the rent and scalable workload of silent tenant, तो tenancy बताएंगे। आज AWS जैसे लोग के tenant एक होंगे या लाखों में होंगे, तो मैं I am not the only person using AWS, millions billions of users, उसको बोलते हैं मल्टी टेनेंसी।
एंड दे विल पे पर यूज यानी कि अभी हाल ही में मैंने अपने लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहा हूं, जितने देर तक मेरा सर्वर चालू, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होता है या ओटीटी मोड मेरा है, ओटीटी यानी कि नेटफ्लिक्स जैसा मोड हमने चालू किया है फाउंडेशन के लिए भी और इंटर के लिए भी। तो उसमें क्या होता है, एक बार लेक्चर डाल दिए, एक बार लेक्चर स्टोर करवा दिए तो लेक्चर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अब उसका यूज अगर मैंने कल्चर के उसको ऑन ही रखा तो उसका मीटर चलते ही रहेगा, मीटर चलते तो पे पर यूज है। अगर मैंने उसको ऑफ कर दिया तो ऑफ करे तो स्टूडेंट्स को नहीं दिखेगा पर मेरा मीटर बंद हो जाएगा, यानी क्या होता है पे पर यूज। और लास्ट में कहता है पे ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब क्या, अगर मुझे अभी 40 जीबी चाहिए तो 40 जीबी अभी मिलेगा, अब मुझे 60, आई जस्ट हैव टू पे मोर गेट मोर, इट इज ऑलवेज अवेलेबल, इट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन डिमांड। जैसे ओटीटी की बात करेंगे, अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, इफ ही वांट्स टू सी द डेटा, he just have to enter the login ID password, he will be able to see the data. On demand data will be available on cloud. तो आंसर बोलेंगे if you increase the rent and scalable. What is the meaning of, come on guys, scalable? अरे बोलो ना scalable, कम ज्यादा, वर्कलोड इधर से उधर जा सकते, वर्कलोड। साइलेंट मतलब क्या, रेजिलेंसी। टेनेंट मतलब मल्टी टेनेंट हो सकते हैं। They will pay per use and on demand मतलब on demand। आगे बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। किसके ड्रॉबैक की बात करेंगे हम लोग, बात करते हैं क्लाउड के ड्रॉबैक की। इसका आंसर है, इसका सबसे पहली बात, क्लाउड को यूज करने के लिए उसका इंटरनेट कनेक्शन होना बेहद जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही ड्रॉबैक है, जिस जगह पे इंटरनेट अच्छा नहीं होता वहां पे ना यूट्यूब ढंग से चल सकता है, ना वहां पे कोई भी नेटफ्लिक्स जैसी चीज ढंग से चल सकती है। इसलिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन जो नहीं हुआ तो इट कैन बी अ ड्रॉबैक। अब एज फॉर व्हाट, सिक्योरिटी। देखो बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, मिलियंस ऑफ यूजर्स एक्सेसिंग डेटा, इट इज लेस सिक्योर। अगर मैंने वही डेटा मेरे कंप्यूटर में रखता हूं तो इट इज मोर सिक्योर, बिकॉज मेरा अकेले का ही कंट्रोल उसके ऊपर है। सी फॉर व्हाट, कम ऑन, वापस कंट्रोल की बात है, तो कंट्रोल कहां पे ज्यादा होता है, हमारे खुद के अंदर जो क्लाउड पे इट इज लेस कंट्रोल। ऐसा नहीं कि कोई भी लूट लेता है, बट अगर कंपेयर टू हम लोग करेंगे, अगर क्लाउड नहीं होता है, नॉन क्लाउड और क्लाउड में विच वन इज मोर सिक्योर, तो नॉन क्लाउड इज मोर सिक्योर, मोर कंट्रोल। एंड लास्ट में ए वाला पॉइंट है, इसमें लगा कभी कभी अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिस पॉइंट को मैं मानता नहीं हूं, आज तक तो मेरे साथ में ऐसा हुआ नहीं है। वेन एवर आई वॉन्ट एनीथिंग ऑन व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग, वहां तो ऐसा होता है, इतना दे आर सो कमर्शियल, आप पैसा दे दो तुरंत जो चीज चाहिए जो उनके पास में अवेलेबल है आपको मिल जाती है। तो आई डू नॉट एक्सेप्ट बट स्टिल इट इज देयर। तो आप सभी जवाब देंगे इसका। आई फॉर व्हाट, कम ऑन, इंटरनेट जहां नहीं वहां क्लाउड नहीं, एस फॉर सिक्योरिटी वहां पे कम होती है, कंट्रोल्स वहां पे कम होता है, ए फॉर व्हाट, अवेलेबिलिटी कम होती है। ओके, कम ऑन गाइस, टेल मी नाउ, आगे बढ़े। ओके, कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट। अभी मैं आपके ऊपर एडवांटेज छोड़ दे रहा हूं, आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आप ये इसके मॉडल, सर्विस मॉडल को पढ़ना चाहते हैं तो सर्विस मॉडल को सेपरेटली मैंने अपने YouTube पे अपलोड करा है, 1 घंटे का लेक्चर। आप चाहे तो वो सारे मॉडल्स देख सकते हैं इफ यू वांट, बिकॉज उसको अगर मैं अभी रिवीजन में लूंगा तो इट विल बी वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सो दैट आई विल नॉट बी एबल टू टेक दैट। पर आपको कॉन्सेप्चुअली सब पता है तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बात करें, बिकॉज मुझे आज ES भी खत्म करना है, SM को भी खत्म करना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करेंगे। सर गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं पर इंटरनेट। आजकल सीसीटीवी पे इंटरनेट होता है, एसी पे होता है, वॉशिंग मशीन पे होता है, जैसे आप वो MG हेक्टर की बात करती, सेल्टॉस की बात, ये सब इंटरनेट ऑन थिंग्स है। अब जैसे सेल्टॉस कार है, अब मैं मान लो कि जैसे आपने कार ली और आपके पापा के पास में उसका एप्लीकेशन है, तो आपके पापा आपके बगैर बोले समझ सकते हैं आप किस किस जगह पे गए, बिकॉज आपकी वस्तु जो है वो कार है और उसके ऊपर इंटरनेट है, और उसका ऐप अगर पापा के मोबाइल में होगा तो आपके गाड़ी में कितना डीजल है, आप कहां पे जा रहे हो, इस समय आप कहां पे हो, कौन सी जगह पे कितने देर से रुके हो, इन सारी चीजों के आपके पापा ट्रैक कर सकते हैं। इसको कहते हैं बच्चों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं घर छोड़ के चला गया और मैं भूल गया था मैंने हीटर ऑन रखा है, या फिर मैं भूल गया था एसी ऑन रखा और मैं बाहर से उसको बंद करना चाहता हूं, तो पहले क्या था, आई वाज सपोज्ड टू कम बैक होम एंड देन आई यूज्ड टू स्विच इट ऑफ। Now I don't have to come back because my AC is what, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड। पहले तो वैसे टाइप का एसी आपको मेरे घर पे जो है वो नहीं है, पर ऐसा परचेस करना पड़ेगा, और साथ साथ में उसको इंटरनेट का चिप लगा के उसके अंदर एक डिवाइस होगा, उसको वाईफाई का कनेक्शन देके उसके ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से आप देखते हो MG हेक्टर में जाओगे आप, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो बहुत धूप है मेरी गाड़ी गर्म होगी, तो मैं जाने से पहले उसकी एसी यहां से ऑन कर सकता हूं। उस तरह से अगर मैं चाहता हूं कि कोई मान लीजिए मेरा एसी चालू रह गया है या हीटर बंद है, जो भी मुझे करना है, मुझे एसी बंद करना है, जो भी मुझे चालू करना है, तो मैं सारी चीजें रिमोटली कर सकता हूं। उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल सीसीटीवी कैमरा, जैसे मेरे ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ है, इफ आई वांट टू एक्सेस माय सीसीटीवी फ्रॉम माय मोबाइल इट इज पॉसिबल, बिकॉज सीसीटीवी एक वस्तु है और मैं यहां से उसको मुमकिन, तो ये वस्तु पर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया और हम लोग उस गाड़ी में थे, तो गाड़ियां बोल उठेगी, गाड़ी खुद इंफॉर्म करेगी यहां पे एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल वाला आ जाओ, तो गाड़ियां बोल उठेंगी। इस तरह वस्तुएं बोल उठेंगी, उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप सभी जानते हैं कहां पे इसका एक साथ 3 जगह पे इस्तेमाल होगा। होम में भी होता है,
होम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, वॉशिंग मशीन पे, एसी पे। हमारी वॉशिंग मशीन एसी खराब होने से पहले ही वो मैसेज चला जाता है कंपनी को कि एसी खराब होने लगे, वो हमारे बोले बगैर आए थे, उसको बोलते होम। अब ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस के अंदर हमारा जो सीसीटीवी है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर, आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने डस्टबिन का एग्जांपल दिया था, और डस्टबिन और गार्बेज की चीज भरने से पहले ही वो खुद एसएमएस कॉर्पोरेशन को और निगम वालों को जाता है कि ये भरा हुआ है, इसको उठा लो। तो दोस्तों इस तरह से तीन चीजें, तीन एप्लीकेशन आपको समझ में आ रही है, बताइए कौन से? एक घर पे घर वालों के लिए, एक ऑफिस वालों के लिए, और तीसरी बात है गवर्नमेंट वालों के लिए। आगे बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोफिया फ्रॉम सऊदी अरबिया। आपने सुना होगा सोफिया फ्रॉम सऊदी अरबिया। क्या है सर ये? आपने कभी कभी गेम ऑफ चेस भी सुना होगा, आपने चलने वाली कार भी सुनी, आपने कभी गूगल असिस्टेंट या सिरी के बारे में सुना होगा। Whenever computer behaves like human being, when a computer can listen, computer can hear, computer can talk, computer can walk, computer can think like human being, it's called as what? Artificial intelligence. आपने सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया एक रोबोट भी दिखा था, मैंने आपको दिखाया भी था। इन सारी चीजों को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो बच्चों, आपके पास और मेरे पास कौन सा नेचुरल है, पर जब कंप्यूटर हमारे जैसा विचार करता है, बोलता है, सुनता है, जैसे कि आप देखते हो गूगल असिस्टेंट को बोलो मुझे टेल मी द नेम ऑफ नियरेस्ट शोरूम या नियरेस्ट पेट्रोल पंप, नियरेस्ट थिएटर, वो सब आपको बताता है। आपने यहां तक कि अगर मैंने उसको बोला कि हाँ मेरी आज डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट ले लेना, वो खुद मेरे लिए अपॉइंटमेंट, मैंने आपको क्लास के अंदर सुंदर पिचाई को दिखाया था, उसने अपॉइंटमेंट लेकर दिखाया था। तो इस तरह से अगर जब मान लो कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है, यानी कि आजकल ऑटोमेटेड कार है, कार में ड्राइवर न होने के बावजूद भी वो कार चल रही है, इसका मतलब कि व्हेनेवर कंप्यूटर्स आर बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? ओके, ये सब उसके एप्लीकेशन दिए हुए हैं, और कार का एग्जांपल दिया है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स दिया है, मैथमेटिकल थ्योरम्स और ऑनलाइन असिस्टेंट, ये सब 2-3 एग्जांपल आप एग्जामिनेशन लिख सकते हो। पर इसके 3 रिस्क है। इसके रिस्क में सबसे बड़ी बात, अगर मान लो एग्जांपल कार की बात करो, और कार के अंदर अगर आपने इंस्ट्रक्शन गलत दिए होंगे कि रेड आने पर भगाओ और ग्रीन आने पर रुक जाओ, आपको तो नहीं बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाएंगे वहां। तो इसके इंस्ट्रक्शंस को सही देना बेहद जरूरी है। दूसरी बात जो है ना, इनके पास में क्या है, हमारी सिक्योरिटी को, जैसे देखो मैं अगर आजकल मिलिट्री में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो अब सवाल उठ रहा है कि मिलिट्री में जब रोबोट होगा, रोबोट को हैक कर लिया तो आपको पता नहीं यही रोबोट हमारे लिए दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या, इसके सिक्योरिटी पर, इंसानों का ब्रेन हैक नहीं हो सकता पर मशीनों का तो हो सकता है। और तीसरी बात, हमारा स्किल को किल कर रहा है, इट इज किलिंग और स्किल। कई समय पे ऐसा होने लगा कि इंसान को कुछ अगर सारे काम अगर रोबोट से कर लेंगे तो हमारी स्किल है वो यूजलेस हो जाएगी। तो कैन यू प्लीज टेल मी, नंबर 1 थ्रेट है, सबसे बड़ी बात हमारे कंप्यूटर हैक हो सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि उसके अंदर डेटा अगर इनकरेक्ट हुआ तो वो इनकरेक्ट बिहेव करेगा। और तीसरी बात, एक समय आएगा इंसान कुछ काम करने लायक रहेंगे ही नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे, मशीन लर्निंग की बात करेंगे। कम ऑन गाइस, ओके सभी लोग लाइन पर है। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आर यू रेडी? Yes, sir. जरा बताओ मुझे, इस यहां पे लिखकर बताओ, आर यू रेडी और नॉट? मुझे समझ रहा नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वेरी गुड। गूगल कार, पल्लव बोल रहा है गूगल कार, ऋतिका गूगल कार बोल रही है, मिस साधना बोल रही है कुछ। ओके, एंड आई सीन विराट ऑल्सो, विश्वेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस? सो वी आर मूविंग ऑन मशीन लर्निंग, आर यू रेडी नाउ? Yes, sir. Okay guys, what is the meaning of machine learning? Machine learning, we have seen a lot of example, like we have seen the camera which shows your age. So when I click picture like this, तो मुझे दिखाता है कि मेरी एज कितनी है। I am not see what is my gender, what is my age. It is shown by what? That camera itself. Number 2, recently and nowadays in all the Android cameras and iPhones, there is a facility whenever we capture the picture, automatically it will be segregated like animals or the party or babies. So मैंने तो उसको बोला नहीं है, पर स्टिल ऑटोमेटिकली वो मशीन को लर्न करा है। जैसे एग्जांपल आप देंगे, अगर मान लो बॉस है, उसके दिमाग में हम लोग सारे कुत्तों के, आई मीन डॉग्स के सारे फोटो डाल देंगे, तो कल से कोई भी डॉग का हमने फोटो डाला ना, वो बोलता है ये डॉग है। उसको कैसे मालूम है डॉग है? ओके, इंसान है क्या? हाउ ही कम्स टू नो ये कुत्ता है? यानी हमने क्या किया, मशीन को लर्न करा है। वी हैव मेड दैट मशीन अंडरस्टूड क्या, अच्छा उसको कैसे मालूम ये मेल और फीमेल, और फीमेल और मेल में क्या फर्क है उसको कैसे मालूम? उसको बताया महिला ऐसे दिखती है, पुरुष ऐसे दिखते हैं, उसको सब डेटा भरा है उसके दिमाग में, मशीन को लर्न करा है। 2 साल का बच्चा, उसको कैसे मालूम बेबी, और बेबी के फोटो अलग करता है, एडल्ट के फोटो अलग, उसको कैसे मालूम कि बेबी है? उसको मशीन को लर्न कराते हैं। तो आप कहेंगे सर मशीन लर्निंग में और एआई में फर्क क्या है? मशीन लर्न कराएंगे तो एआई होगा। दुनिया का कोई भी एआई मशीन लर्निंग के बाद, मशीन को देखो, आपने पहले लर्न किया, पहले आप इंटेलिजेंट हो गए, पहले आपने लर्न किया, दुनिया में समझा, स्कूल में गए, यू हैव लर्नड एवरीथिंग, देन यू बिकेम इंटेलिजेंट। लाइक दैट आल्सो, अगर इफ यू वांट टू मेक एनी एआई, देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट? मशीन लर्निंग। सो जब भी मशीन लर्निंग का एग्जांपल आएगा, आपके पास में 2 एग्जांपल तो होना ही चाहिए। फोटो वाला,
फोटो में दिखाता है वो एज कितनी है, साथ साथ में वो ये दिखाता है ये जेंडर क्या है, साथ साथ में दिखाता है कुत्ता है कि नहीं है। आपको समझना होगा, जब कैमरा आपके दिखा सकता है, फोटो अपने आप सेग्रीगेट हो जा रहा है। मैंने आईफोन में सेग्रीगेट नहीं किया, उसने अपने आप सेग्रीगेट कर दिया। उसको कैसे मालूम इसको बिल्डिंग बोलते हैं, उसको कैसे मालूम ये आदमी है? उसके दिमाग में मशीन से लर्न कर रहा है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए क्वेश्चन और क्लियर हो गया, जो नुकसान, जो ड्रॉबैक्स एआई के थे वही ड्रॉबैक्स मशीन लर्निंग की भी, बिकॉज मशीन लर्निंग बनता है उससे। तो बताएंगे तीन कौन से, यहां पे पहले तो हमारे ह्यूमन स्किल चले जा रही है, दूसरी बात ये हमारे लिए थ्रेट बन सकता है, और तीसरी बात इनकरेक्ट डेटा इसमें सबमिट कर लिया तो इट विल ऑलवेज गिव व्हाट, इनकरेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आखिरी का, आई थिंक लास्ट एक ही पेज मेरे सामने बचा हुआ है, लास्ट वन पेज एंड दिस चैप्टर इज ओवर, लास्ट वन पेज एंड दिस चैप्टर इज ओवर। गाइस रेडी फॉर दिस, कम ऑन, ओके। आपसे सवाल पूछेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BYD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। आज के बाद में organization is not going to provide devices, laptop, mobile phones to their employees. Employees are supposed to bring their devices when they come in the organization. वैसे भी employee के पास अपने devices है, so why organization is providing devices? Why unnecessarily they will spend cost on it? So this is how organization allowing them to bring their own devices. Organization is able to save a lot of cost. Moreover, employees are also enjoying because they are able to, they are quite familiar while using their own devices. तो उनको भी अच्छा लगेगा because they are using their own devices. उनको efficiency बढ़ेगी, उनको खुशी मिलेगी, organization की cost बचेगी, organization का maintenance की cost भी बचेगा। अब आपको जवाब देना है, what are the benefits of BYOD? Happy employee can reduce cost and increase efficiency by adopting new technology. I hope you understand this. Come on. Yes, sir. Happy employees can increase the efficiency and reduce the cost by adopting new technology. इसमें सारे पॉइंट है। हैप्पी, बताओ एम्प्लॉय हैप्पी क्यों है? बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन डिवाइस। हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कम हो गई भाई? कॉस्ट कैसे कम हो गई बताए? कॉस्ट ऐसे कम हो गए दोस्तों, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। कॉस्ट कैन रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कैसे बढ़ गई भाई? बिकॉज वो उनके ही कंप्यूटर से यूज कर रहे हैं, उस कंप्यूटर को वो हमेशा यूज करते थे और उसी को ही ऑफिस में ला रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग, कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी। तो न्यू टेक्नोलॉजी मतलब क्या? अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आएगा तो मुझे एम्प्लॉय को बोलना नहीं पड़ेगा भाई लगा। अब वो उसका कंप्यूटर ही ला रहा है तो ऑब्वियसली उसको फिक्र होगी, तो नई नई टेक्नोलॉजी लगाने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बताएंगे हैप्पी एम्प्लॉय कैन रिड्यूस। अच्छा, वो रिड्यूस में और एक पॉइंट है, रिड्यूस एक पॉइंट जो मैं भूल गया, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का मेंटेनेंस का कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज हु इज ब्रिंगिंग द कंप्यूटर्स? एम्प्लॉयज। उसमें खराबी हो तो कौन सुधारेगा? एम्प्लॉय। सो ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू रिड्यूस टू कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन को ना खरीदने की कॉस्ट लगेगी, एंड मोर दे विल बी एबल टू रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट, रिड्यूस द कॉस्ट बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी? अब एम्प्लॉय को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से ही ऐसी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, बिकॉज उनका अपना खुद का कंप्यूटर है। अब बात करेंगे थ्रेट्स। इंडिया, कम ऑन, इंडिया, ओके कम ऑन गाइस, मैं सुन रहा हूं, आप लोग सभी लोग का जवाब देना है। आई फॉर व्हाट? कम ऑन, इंप्लीमेंटेशन। एन फॉर नेटवर्क, डी फॉर डिवाइस, ए फॉर आई फॉर ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है भाई। इट इज सो डिफिकल्ट टू कन्विंस योर एम्प्लॉय टू ब्रिंग द डिवाइस। इंप्लीमेंट करना मुश्किल। एन फॉर नेटवर्क, सोचो ना, आई एम द ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बट आई ओनली डू नॉट नो हाउ मेनी कंप्यूटर्स आर बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क, बिकॉज अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के खुद के कंप्यूटर होते और मुझे मान लो एंटीवायरस लगाना होता तो मैं समझ भी जाता कि कौन से कंप्यूटर को मुझे स्कैन करना है। But right now I am in a position I don't know how many computers are there because employee न जाने कौन से पीसी लाते हैं, मुझे पता ही नहीं। नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं है। D for what? Device. What is the meaning of that? In case ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर उनके वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा भी उसके लैपटॉप में होगा। What if his laptop is stolen? If it is lost? So दोस्तों उसके लैपटॉप का ही नुकसान नहीं होगा पर मेरे डेटा का भी नुकसान होगा। And A for application, उसको लगता है कि मैंने उसके कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहिए बिकॉज ही इज यूजिंग हिज डिवाइस फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, बट आई थिंक ही शुड सिक्योर दैट लैपटॉप, ही शुड सिक्योर दैट एप्लीकेशन, बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 6-7 घंटे आता है, बाकी 18 घंटे तो खुद के लिए यूज करता है। तो मुझे लगता है वो सिक्योर करेगा, उसको लगता है मैं सिक्योर करूंगा, धोबी का कुत्ता घर का ना गार्ड करना, वो सिक्योर करता ना मैं, इसलिए वन मोर रिस्क। सो इंडिया, आई फॉर कम ऑन implementation, N for network, D for device, A for okay. Now green computing.
यू ऑल नो कंप्यूटर को यूज करना इज हैविंग अ लॉट ऑफ इट इज हैविंग एडवर्स इंपैक्ट। जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, जो भी डिवाइस का आप इस्तेमाल करते हैं ना, द प्रॉब्लम इज इट इज हैविंग रियली एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। एक लैपटॉप को बनाने के लिए 1.8 टन नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, उसकी वजह से एक लैपटॉप बनता है। आपको लगता नहीं लैपटॉप का उपयोग करना या टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, सर्वर, कंप्यूटर्स हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरे से खाली नहीं है। ग्रीन कंप्यूटर ये नहीं बोलता स्टॉप यूजिंग कंप्यूटर, ग्रीन कंप्यूटर बोलता है देयर शुड बी रीजनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूसेज ऑफ कंप्यूटर। करो और यूज करो, पर इज्जत से, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में सोच के, इसको कहते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग। तो अब क्या क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? आपको क्या बोला है? आपने करना चाहिए PPPPR, राइट? 4PR। P से प्लान करना चाहिए। जब भी, अब जैसे इन्फोसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको अवेयर करना चाहिए आखिर ग्रीन कंप्यूटिंग, पूरा प्लानिंग करना चाहिए कैसे हम लोग एनवायरमेंट को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वन मोर P, हमने पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, दोनों साइड से, छोटे पॉइंट में, बिकॉज पेपर को यूज करना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक निशान है। वन मोर P, परचेस ही हम लोग ऐसे कंप्यूटर का यूज करेंगे, विल परचेस ओनली दोज जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट को हानि कम होगी। हम ऐसे ही डिवाइस को परचेस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, वो P। वन मोर P, पावर। हम ऐसे ही डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे जो पावर कंजम्पशन कम करते हैं। मोर और हम लोग सोलर का इस्तेमाल करेंगे। R फॉर व्हाट? रिसाइकलिंग करेंगे। हम लोग चीजों को फेंक नहीं देंगे। जब भी कोई खराब होता है, हम चाहेंगे उसको ऐसी जगह पर डिस्पोज करें जैसे गवर्नमेंट ने कहा, उसको वापस से रिसाइकिल करके वापस से यूज करने का प्रयास करेंगे। हर कोई आदमी जो इस विश्व में रहता है, अगर वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचे, वो ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में सोचे, तो ये सफल हो सकता है। अकेले इंसान का काम नहीं है। एग्जामिनेशन पूछे ये ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी होती है? तो P फॉर व्हाट आपने प्लान करना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है। P फॉर व्हाट? परचेस ही आपने अच्छे करना चाहिए। पेपर का इस्तेमाल कम होना चाहिए। वन मोर P, आपने पावर कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। जब आप जरूरत नहीं तो लैपटॉप बंद कर दो, रात में कुछ काम नहीं तो बंद करवा दो, जबरदस्ती लैपटॉप को बहुत देर तक चालू मत करो। इस तरह से पावर कंजम्पशन कम करना चाहिए। एंड R फॉर व्हाट? रिसाइकलिंग करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। चैलेंजेस, इसकी चैलेंजेस 6। S फॉर व्हाट? S फॉर सिक्योरिटी की बात करेंगे। दोस्तों, ग्रीन कंप्यूटिंग के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी कम हो जाए। आई से ग्रीन कंप्यूटिंग मेरे और आपके 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना हमने लाइट बंद करवा दी, लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया, आप देखेंगे बाहर जाके कुछ एनवायरमेंट पे फर्क पड़ा है क्या? इट इज नॉट लाइक दैट। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। यू कैन नॉट सी द इमीडिएट इंपैक्ट। सी फॉर, और ग्रीन कंप्यूटिंग वाली चीजों को खरीदने के लिए दोस्तों दे आर वेरी कॉस्टली। अगर आप जाओगे बाजार में बोलेंगे 3 स्टार एसी दो और 5 स्टार एसी दो, तो 5 स्टार एसीज आर व्हाट? वेरी वेरी कॉस्टली। और एस, देयर इज वन मोर S, स्टिल इवॉल्विंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये कॉन्सेप्ट अभी भी स्टिल इवॉल्विंग, इसके कोई स्टैंडर्ड्स अभी तक डेवलप नहीं हुए। ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, इट इज स्टिल इवॉल्विंग। ओके, ये 6 का प्रॉब्लम है। वन मोर S, S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर व्हाट? इमीडिएट कोई भी इंपैक्ट नहीं करेगा। C फॉर कॉस्ट कम है, और लास्ट में स्टिल इवॉल्विंग। अब बात करेंगे आगे, लास्ट पॉइंट गाइस, मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, वेरी गुड। देखो बच्चों, बस आने वाले 5 मिनट में ये चैप्टर खत्म होने वाला। आई होप इट्स यू रेडी नाउ। चलते फिरते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबाइल? एनीथिंग व्हिच कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इज कॉल्ड एज मोबाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग? Whenever any device which can work like, which can operate like computer is called as computing. What is the meaning of mobile computing? Whenever computer operation is done on the move is called as mobile computing. आजकल चलते फिरते, मैं ऑफिस का वो सारा काम कर लेता हूं जो पहले ऑफिस जाके क्या करता रहा। एग्जाम्पल, आजकल मैं मोबाइल से ही ऑनलाइन बैंकिंग कर लेता हूं, और मोबाइल से ही मैं NEFT कर लेता हूं, मोबाइल से मैं शेयर परचेस कर लेता हूं, मोबाइल से ही ऑफिस का ERP और मोबाइल से ऑफिस का MIS देख लेता हूं। दोस्तों, ऑफिस जाने की दरकार ही, इसका मतलब क्या हुआ है? मोबाइल कंप्यूटिंग। आप बात करेंगे यहां से अगर मैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको जवाब देना है, ये अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल मैं यहां से कर रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस कॉल्ड एज व्हाट? अगर यहां से मैं इंटरनेट बैंकिंग कर रहा हूं, मैं ऑफिस में नहीं गया है, ऑफिस में नहीं गया, मैं 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 यहां से कर रहा हूं, इसका नाम क्या? ये हार्डवेयर है। और ICICI बैंक का एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन में। सर, नेटवर्क और कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है? अरे बच्चों, इसमें जियो का कार्ड नहीं है तो, या फिर आइडिया का नहीं, तो मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूं? इसलिए बच्चों, मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए 3 कंपोनेंट का होना बेहद जरूरी है। एक हार्डवेयर की जरूरत है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तीसरा नेटवर्क। आगे बात करें, लिमिटेशंस की बात करेंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करेंगे, उसके लिमिटेशन में पहला बात है इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ? कम ऑन गाइस, टेल मी नाउ। हे गाइस, टेल मी। दोस्तों, ये लेक्चर को बीच में छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं
इतने रफ्तार में आप अकेले में पढ़ाई नहीं कर सकते हो। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना है, अपना पेशेंस रखिए। आपको जितना दर्द हो रहा है उससे 4 गुना ज्यादा दर्द मुझे बोलने में, फिर भी मैं चीख रहा हूं। ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड यूट्यूब पर है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसका फायदा कराएं। आपको ये फील हो कि लेटेस्ट लेक्चर हमें देखना है। आपको लाइव स्ट्रीमिंग में ये फील होना चाहिए कि सर हमारे साथ में, इसीलिए मैं लेक्चर को वापस दे रहा हूं। ऑल्दो देयर इज नो अमेंडमेंट, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ओनली फॉर योर सेक। तो आपने देखना चाहिए यार, मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ है तो क्या, ऊपर सर को तो बहुत तकलीफ, फिर भी वो चीख रहे हैं। तो आपने इस बात को ध्यान रखना और आपको आखिरी तक देखना है। बिल्कुल, हाँ, लगे रहो, कमान। ओके, देखो कभी ना कभी तो पढ़ना है, आज ही पढ़ लो। नंबर 1, इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखो बच्चों, इंडिया में इतना अच्छा इंटरनेट नहीं है, बहुत सारी जगह पे तो इंटरनेट आता ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मोबाइल कंप्यूटर इसलिए बहुत जगह पे नहीं चलता। नंबर 2 बात, सिक्योरिटी। देखो मोबाइल को हैक करना इज वेरी इजी कंपेयर टू लैपटॉप, कंपेयर टू डेस्कटॉप, कंपेयर टू डेस्कटॉप इट इज वेरी इजी टू हैक मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स, बिकॉज वो उसके अंदर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। तीसरी बात, ओहो हो, मोबाइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़ता साहब। पावर, आप बोलेंगे मैं कई हफ्तों तक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बार बार कंप्यूटर मोबाइल फोन को क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। नंबर 4 बात, लिमिटेशंस क्या है? ट्रांसमिशन। आप कोई टनल में हो, कोई लिफ्ट में, कोई कोपचे में या कोई अंडरग्राउंड में, आपको कवरेज नहीं मिलता। पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड, बहुत सारे लोग हैं जिनका मोबाइल की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इट इज पोटेंशियल, इट इज हैविंग व्हाट? पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। बहुत सारे लोग का कहते हैं कि वो मोबाइल में आग लग जाती है या ब्रेन फट जाता है क्योंकि आग लग जाती है। इतना वहां पे हो सकता है कुछ रेस से आपके ब्रेन के ऊपर, आपको कभी कभी बोलते हैं कि आपके हार्ट के ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है। तो ये सब बातें हैं, ये सब ड्रॉबैक्स है। और लास्ट में लिखा है ह्यूमन इंटरफेस। आजकल के जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन इतनी छोटी है, उसमें कीबोर्ड इतना छोटा है, तो इसलिए जो हमारे जो बूढ़े लोग हैं या फिर हमारे मम्मी पापा है, उनको इतने आसानी से दिखते नहीं। वो हमारी आदत हो चुकी है बिकॉज हम लोग बहुत सालों से यूज करें, हमें तो ऐसे टाइप करते हैं, बट फॉर देम इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज के कीबोर्ड बड़ा ही छोटे होते हैं। तो बताएंगे दोस्तों 6 कौन से ड्रॉबैक है। सबसे पहले ड्रॉबैक क्या है? देखो इसका इंटरनेट हमारे पास इंडिया में नहीं है, इसके सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड नहीं, इंडिया में इतनी सिक्योरिटी नहीं, मतलब कोई भी मोबाइल को आसानी से हैक कर सकता है। तीसरी बात बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो टनल में जो प्रॉब्लम है या फिर कोपचे में किसी, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, या फिर इसका इंटरफेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके छोटे छोटे कीबोर्ड, वो भी एक प्रॉब्लम है। साथ साथ में हमारे हेल्थ के, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और लास्ट में लिखा पावर कंजम्पशन, वो तो है, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत काम है पर आपका बैटरी डाउन हो चुका है, तो ये लिमिटेशंस है। आई थिंक ये सभी खत्म। लास्ट क्वेश्चन गाइस, वेब 3। पहले वेब 1 आया था, एग्जाम्पल आईसीए की वेबसाइट है, swapnilpatni.com की वेबसाइट, ये वेब 1 है जहां पे डेटा को सिर्फ दिखाया जाता है। फिर आया दुनिया में वेब 2, जिसमें यूट्यूब आया, जिसमें फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, जिन्होंने डेटा को दिखाया भी और लोगों को लिखने का चांस। जैसे कि मैं इंस्टा पे, यार आप कोई प्रोफाइल डालेंगे, आपने कोई फोटो डाला या मैंने फोटो डाला, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक, यानी इट इज टू वे। अभी जब यूट्यूब पे जो लाइव चल रहा है, अब देखो यहाँ पे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हो, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे, देखो बच्चों, आर यू एंजॉइंग, देखो आर यू एंजॉइंग, ऐसा मैं लिख रहा हूं। अब मैंने आर यू एंजॉइंग लिखा, अब ये आर यू एंजॉइंग लिखा, ये मैं लिख रहा हूं, आप उसका जवाब दे रहे, मैं लिख रहा हूं, आप लिख रहा हूं, आप दे रहे, आप, ये क्या इसका मतलब? इट इज 2 है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेब 2.0, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेब 2.0। समझा क्या वेब 1 और 2 में क्या फर्क है? पर swapnilpatni.com पे अगर मैंने कोई फोटो अपलोड कराया तो आप उस पर लिख नहीं सकते हो, पर इंस्टाग्राम पे swapnil_patni जो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, swapnil_patni जो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आप उस पर जाके कुछ भी लिख सकते हो मेरे फोटो के नीचे। इट इज अ 2 वे, दैट इज कॉल्ड द 2। पर आप बोलेंगे सर 1 वे 2 वे 3 वे कहां से होता है? 3 वे में आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल जब भी मैं कुछ करता हूं इंटरनेट पे सर्च, कोई ना कोई इसको मॉनिटरिंग कर, somebody is watching what I'm doing। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने, गूगल पे डाला बेबी नेम्स, बच्चों के नाम बताएं। अब मैंने इसको बोला है मेरे घर पे बच्चा हुआ है, नहीं। अब जैसे मैं फेसबुक खोलता हूं, मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, मुझे आती है एडवर्टीजमेंट firstcry.com। फर्स्ट को मैंने बोला था मेरे घर पे बच्चा हुआ है। डॉक्टर्स की जो हॉस्पिटल है उनका फेसबुक पे आता है कि हमारे पास ये डॉक्टर का हॉस्पिटल है। अब मैंने बोला उनके हमारे घर पे बच्चा हुआ, इसका मतलब वॉट एवर आई एम डूइंग ऑन इंटरनेट, इट इज समबडी इज मॉनिटरिंग, लॉट ऑफ मशीन्स आर मॉनिटरिंग व्हाट आई एम टाइपिंग। तो इसको बोलते हैं वेब 3। एग्जाम्पल मैंने गूगल पे लिखा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड बैंगलोर। अगली बार जब मैं ट्रिप पे जाता हूं, आई डिड नॉट इवन से कि आई वांट टू गो टू बैंगलोर, वो मुझे दिखा था, डू यू वांट टू फ्लाई फ्रॉम पुणे टू बैंगलोर, सस्ती है, आ जाना। अब मुझे सवाल यह उठ रहा है कि मैंने जब उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया, उसको मालूम चला कैसे? द आंसर इज वेब 3। लॉट ऑफ मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड, एवरी एक्टिविटी व्हाट आई एम डूइंग। फॉर एग्जांपल इस बार मैंने क्या किया, मैं थिएटर में गया
और साथ साथ में मैंने सर्च किया, पहले मूवी सर्च के बाद में सोचा मैंने पिज्जा क्या बोलते हैं, मैंने इटालियन फूड मैंने सर्च किया। तो उसके दिमाग में बैठ गया, जब मैं मूवी जाता हूं मैं इटालियन खाता हूं। अगली बार मैं बैंगलोर गया, मैंने वहां पे क्या किया, मैंने सर्च किया मूवी के लिए, वो मुझे मूवी के साथ साथ में इटालियन के रेस्टोरेंट भी दिखा रहा है। हाउ कम? Web3 है। सब आप अमेजॉन पे कुछ सर्च करके जाओ एक बार, अगली बार आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ उसका एडवर्टीजमेंट आएगा। इट अंडरस्टैंड्स, इसको बोलते हैं Web3। Web3 बहुत बड़ी चीज है साहब, बहुत बड़ी। इस सिमेंटिक वेब कॉन्सेप्ट, इसमें सिमेंटिक वेब और वेबसाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक वेब? व्हाट इज द मीनिंग? सिमेंटिक वेब को समझता है, सिमेंटिक वेब यूजर को समझता है, मेरे बिहेवियर को, मेरे सर्च को एनालिसिस करके वो कंक्लूड करता है मैं किस टाइप का व्यक्ति हूं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रोटीन के बारे में सर्च किया, तो समझता अच्छा है भाई ये तो जिम वाला बंदा दिख रहा है, तो सिमेंटिक वेब ने अंदाजा लगाया ये बॉडी बिल्डर दिख रहा है। अब वेब सर्विसेज से क्या करता है, वो इन्फॉर्म करता है जिम वालों को, और जिम की जो एडवर्टाइजमेंट है मेरे फेसबुक पे दिखाता है। यानी वेब सर्विसेज को दिमाग नहीं, वो सिर्फ इन्फॉर्मर है, वो मुझे इन्फॉर्म करेगा ए जिम आता क्या है। और सिमेंटिक वेब एनालिसिस करता है कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूं। इसी के साथ में पूरा चैप्टर खत्म है। एक पेज जो बता हुआ है रिस्क एंड कंट्रोल, मैं उम्मीद करूंगा आप करेंगे, बिकॉज मुझे बहुत सारा पढ़ाना है। आप बोले तो मैं पढ़ा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद काम कुछ करें। अब चाहे तो इतना पढ़ा लेते हो, चलो गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं, गाइडलाइंस लॉस। अब बात करेंगे ई कॉमर्स की दुनिया में कौन से लॉ एप्लीकेबल है। पेज नंबर में 4.55 पे हूं। ई कॉमर्स की दुनिया में कौन से लॉ एप्लीकेबल? साहब ये सारे लॉ जो दिए ना, कंपनीज एक्ट, बोलो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। एग्जांपल लेंगे फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो गए। अब एग्जांपल लेंगे फ्लिपकार्ट अमेजॉन, इनकम तो कमाएंगे, इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। एग्जांपल फ्लिपकार्ट इतनी सारी चीजें बेचता है तो जीएसटी तो लगेगा। एग्जांपल फ्लिपकार्ट देखो वहां पे सारे लॉ खत्म है। एग्जांपल फ्लिपकार्ट बहुत सारा काम जो अमेजॉन जो वर्ल्ड वाइड काम करता है, कस्टम तो लगेगा ना भाई। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उनके उसमें क्या बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, क्यों? बिकॉज उनका जो ई कॉमर्स डज नॉट ओनली सेल इन इंडिया, इट इज सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसलिए उनको फॉरेन ट्रेड भी है। इसलिए जो लोग ई कॉमर्स चलाते हैं ना बच्चों वेबसाइट, उनको इनकम टैक्स के बारे में, उनको जीएसटी के बारे में, कंपनीज एक्ट के बारे में, साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सबका नॉलेज उनके पास में होना जरूरी है साहब। इतना ही नहीं, उनके साथ में फैक्ट्रीज एक्ट, अगर मान लो उनकी फैक्ट्रीज जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट का भी उनका नॉलेज होना जरूरी है। उसके साथ साथ में दोस्तों अगर देखेंगे फेमा की बात, अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रेड है, बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो फेमा का नॉलेज होना जरूरी है। और आप सभी जानते हो अगर मान लो बहुत ही इंटेंस कंपटीशन हो रही है, या फिर ऐसी कंपटीशन हो रही है व्हिच इज नॉट इन द इंटरेस्ट इन द इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट कस्टमर, इट इज हैविंग डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द कंपटीशन, तो कंपटीशन एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे लोग जो राइवलरी से एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ना, दे हैव टू वर्क ओनली एज पर द गाइडेंस ऑफ, उतने ही कंपटीशन करो जो कंपटीशन एक्ट को मंजूर है। साथ साथ में आप देखते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो आप जब भी कोई बाय सके तो कॉन्ट्रैक्ट तो लगेगा ही। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कस्टमर के बहुत राइट्स है, अगर हमने कुछ चीजें गलत बेची है तो कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है ये भी वेबसाइट के ओनर्स को पता होना जरूरी है। इस तरह से आप देख रहे होंगे इतने सारी वेबसाइट एग्जामिनेशन में पूछेंगे भाई कौन सी वेबसाइट, सॉरी कौन से लॉज जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए एप्लीकेट, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे देखेंगे। बस सबसे प्रमुख जो दो लॉ है, तो लॉ में दो लॉ है, एक तो ये अदर लॉज है और एक स्पेसिफिकली मेड फॉर ई कॉमर्स, एक है आईटी एक्ट ये दिखा है और दूसरा आरबीआई। सर आईटी एक्ट क्यों? आईटी एक्ट को बनाए नाम में लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें वो सारे प्रोविजन है अगर ई कॉमर्स करते समय अगर किसी ने हमारा फ्रॉड कर लिया, हमने परचेस किया, गुड्स नहीं दिए, गुड्स दिए थे खराब दिए, या कुछ भी हमारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ में किसने मिसयूज कर लिया, ऐसे समय पे आईटी एक्ट का यूज करना जरूरी है। उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडेड इन 2008, ये आया स्पेसिफिक एक्ट है फॉर ई कॉमर्स। साथ साथ में ई कॉमर्स में बैंकिंग ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, पेमेंट करना, इसलिए आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस भी आए हुए, तो आरबीआई की गाइडलाइंस और आईटेक स्पेसिफिक लॉज बने ई कॉमर्स के लिए, और ये जो है ये एंसिलरी लॉज है। तो जब भी कोई ई कॉमर्स करता है तो उसको दो टाइप के लॉ फॉलो करना है, एक मेन लॉज आईटी एक्ट आरबीआई गाइडलाइंस, दूसरी बात ये सब कंपनीज एक्ट, उसके बाद में कस्टम है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कंपटीशन है, ये जो फेमा है, ये फॉरेन ट्रेड है, ये सब उसके एंसिलरीज, इन सब का नॉलेज उसके पास में होना जरूरी है। अब गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स, जब भी कोई इंसान ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएगा भाई और बहना, उसके पास में ये 6 गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। इफ इट डजंट फॉलो ऑल दिस गाइडलाइंस, उसकी वेबसाइट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑल दिस गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय एवरी ई कॉमर्स कंपनी, अन्ना एवरी कंपनी। नंबर 1 कौन सी कंपनी, देखो यहां पे कौन सी, पहली बात तो आपका बिलिंग में ऐसा चीज होना चाहिए, बिलिंग में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जीएसटी जैसा गवर्नमेंट बोलता है ना, सारे लॉफुल आपकी बिलिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें जीएसटी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सब होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी वेबसाइट पे रिटर्न का नाम है कि भाई अगर मान लो पसंद नहीं है तो रिटर्न कैसा देना पड़ता है, कितने दिन में, उसके बारे में होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे क्लियर कर एक पॉलिसी होना लिखना चाहिए कि भाई पेमेंट करने के कौन से मोड्स है।
आपकी वेबसाइट पे शिपिंग के लिए कितना टाइम लगता है उसके बारे में लिखा होना चाहिए, डिलीवरी के लिए कितना टाइम लगता है, डिलीवरी होती कैसे, शिपिंग होती कैसे, इन सब का डेटा वहां पे होना चाहिए। और साथ साथ में आप देखो ना, कोई भी अगर प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, आप उसको क्लिक किए बाय नाउ पे, तो ये सारे डिटेल वहां पे दिखते हैं। साथ साथ में वारंटी कितने दिन की होगी, गारंटी कितनी, ये ऑल सच डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी involved or required to be written in the website of e-commerce because they want to protect the interest of the consumer। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। कोई भी वेबसाइट को अगर आप चालू करना चाहते हैं ई-कॉमर्स की, तो उसमें सब कुछ आपके उसमें लिखा होना जरूरी है। पता है कौन सी बात है? स्क्रीन इज नॉट विजिबल ऐसे बोल रहे कोई? ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। बस 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग कर रहे हैं कि जब भी ई-कॉमर्स कोई करता है तो उसको ई-कॉमर्स की वेबसाइट करते समय गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। वो गाइडलाइंस कौन सी उसकी वेबसाइट पे लिखा होना चाहिए कि ये डिलीवरी कितने टाइम में होगा, शिपिंग का क्या कंडीशन होता है, साथ साथ में उस तरीके रिटर्न का पॉलिसी क्या है, उसकी बिलिंग वैसी होना चाहिए जैसे लॉ कहता है, और बताओ क्या होना चाहिए, उसके अंदर पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट के कौन से मोड्स है, और साथ साथ में गारंटी वारंटी के बारे में भी वहां पे लिखा होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ में ये भी खत्म है। अगर इस पूरे चैप्टर को देखेंगे आप, तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा ई-कॉमर्स, दूसरी बात देखा हमने आर्किटेक्चर जिसमें 2 टायर 3 टायर देखा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखा अभी ई-कॉमर्स की गाइडलाइंस, फिर चौथा एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, आपको पता होगा रिस्क एंड कंट्रोल, जो मैंने आपको बोला कि आपको खुद को पढ़ना है। पांचवी बात मैंने आपको बात किया कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जिसमें हमने बहुत सारे बच्चे देखे वो है, और एक कॉन्सेप्ट देखा हमने डिजिटल पेमेंट। यानी कि इस चैप्टर की बात करेंगे तो एंटायर चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू 6 पार्ट। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, इस चैप्टर में क्या होना है, ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो 10, जिसमें वेब3 है, ग्रिड है, वर्चुअलाइजेशन है, क्लाउड है ना, मशीन लर्निंग है, एआई है, ग्रीन कंप्यूटिंग भी, ये सब कुछ है, मोबाइल कंप्यूटिंग भी है, ये सब कुछ एक पूरा अलग काम है। फिर हमने डिजिटल पेमेंट देखा, उसमें 2 बच्चे देखे, ट्रेडिशनल एक लेटेस्ट, और उसके फायदे और उसके नुकसान देखे, वो खत्म। फिर अभी हमने देखा ई-कॉमर्स के गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस कौन से होते देखा, और कौन से लॉ एप्लीकेबल है, तो 2 स्पेसिफिक लॉ है और बाकी एंसिलरी लॉज है। फिर हमने आर्किटेक्चर की बात की तो 1 टायर 2 टायर 3 टायर देखा, और उसी आर्किटेक्चर के हमने फायदे देखे, 3 टायर के फायदे क्या वो देखा, और साथ साथ में हमने देखा कि एम कॉमर्स के लिए भी 3 टायर का इस्तेमाल होता है, और ई कॉमर्स के लिए भी 3 टायर का इस्तेमाल होता है, पर दोनों के सिर्फ यूजर में फर्क है। यूजर में किधर का आएगा, अगर लैपटॉप, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूंगा तो वहां पे आएगा वेब ब्राउजर एंड कंप्यूटर, और पर मैं एम कॉमर्स की बात करूं तो वहां पे क्या आएगा, एक मोबाइल फोन, यूजर और साथ में मोबाइल ऐप आएगा। ये हमने देखा। फिर हमने उसके पहले सबसे स्टार्टिंग में इस चैप्टर के ई कॉमर्स का जिक्र किया था, और ई कॉमर्स में हमने बोला था कि ई कॉमर्स के 2 क्वेश्चन थे, एक ट्रेडिशनल कॉमर्स, एक ई कॉमर्स। साथ साथ में 3 लोग को फायदे हो रहे थे। कौन से लोग को फायदे हो रहे थे, एक बायर को, एक सप्लायर और गवर्नमेंट को, और एक क्वेश्चन देखा था ई कॉमर्स के वेंडर्स कौन से हैं। यानी कि चैप्टर में इतनी ही चीज है। इस दिस चैप्टर इज ब्रोकन डाउन टू ओनली 6 पार्ट्स, एंड दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वे वी आर learning it. This chapter is over, guys.